एक ऐसा निर्णायक युद्ध था जिससे कि ये जो है वो एक तरह से डिसाइड हो जाएगा कि अब बंगाल पर कौन रूल करेगा। गांव वालों के लिए जबरदस्ती उनसे साइन करवाए गए थे कि हमने जो है इतना तुम पर उधार लिया है। अपनी मनमानी ही लिख दिया करते थे क्योंकि गांव वाले तो पढ़े लिखे नहीं थे और मनमानी उन पर लिख दिया करते थे। वो गांव वालों को पे करना होता था, नहीं पे करते थे तो उनके ऊपर उनको मारा पीटा जाता था और ज्यादा उनके ऊपर टैक्स इम्पोज कर दिया जाता था। इन्होंने आपको लॉस दिखाया ना, तो अगर तुम हमें जाने देते तो हम इसको प्रॉफिट और ज्यादा अच्छे से गेन करके देते। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटीज एट 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 10 जिसका नाम है कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम कॉलोनियल रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो लोग जो कि कंट्री साइड में यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहेंगे उनके बारे में, जमींदार के बारे में, राजमहल हिल्स पर जो पहाड़ियाज और सांथाल रहते थे उनके बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के और बंगाल की कंट्री साइड में ग्रामीण क्षेत्रों में अपना रूल स्टैब्लिश कर देती है और इस रूलिंग पीरियड के दौरान वो किस तरह से रेवेन्यूज इंपोज करती है, रेवेन्यू पॉलिसीज लेकर आएगी, वो जो है वो पीजेंट, जमींदार और इन पर सबको है लागू करेगी। तो ये चैप्टर वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन वो जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज वगैरह होंगी तो बाद में ये इतनी ज्यादा बढ़ा दी जाती है कि इनमें रिबेल स्टार्ट हो जाता है, तो लोग अब इनके खिलाफ आवाज उठाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर ऐसा होगा कि बाद में इसको सरप्रेस भी कर देंगे। ये सारा पूरा का पूरा हम जो डिस्कशन है इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। वाकई में ये चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। तो हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, बंगाल एंड द जमींदार। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे मूवी होती है ना, उसमें कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो हीरो हीरोइंस होते हैं, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उसमें जो भी उससे उन्होंने रोल प्ले किया, तो आप ये समझ लो एक मूवी की तरह है ये चैप्टर। ठीक है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएंगे राजास जो वहां के हेड होंगे। उसके बाद बात करेंगे तालुकदार। तालुकदार कौन होंगे? तालुकदार होंगे ताल्लुक से मतलब समझते हो ना, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक का मतलब होता है कनेक्टर जो होता है। ठीक है, तालुकदार कनेक्टर होता है, मतलब कि ताल्लुक होता है कनेक्शन। तो ये कनेक्शन किस किस के बीच होगा? ये कनेक्शन होगा, एक तरफ फार्मर होंगे और दूसरी तरफ कौन होगी? ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। तो इनके बीच का जो रोल प्ले करेंगे ना वो कौन होंगे? वो होंगे तालुकदार। ठीक है, अब क्या करेंगे फिर? तालुकदार को रिप्लेस कौन करेंगे? जोतेदार आएंगे। जोतेदार वो होंगे जो रिच पीजेंट्स होंगे। ठीक है, जो धनी किसान होंगे, रिच पीजेंट्स होंगे। तो इनका भी रोल रहा है इस चैप्टर के अंदर। क्या रोल रहा है वो देखेंगे अभी आगे। रैयत कौन होते हैं बच्चे? फार्मर्स होते हैं। ठीक है, फार्मर्स या फिर आप कह सकते हो पीजेंट्स वगैरह भी होंगे। और फिर बात करेंगे हम शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की जो कि राजमहल हिल्स पर रहेंगे। तो ये सारे कैरेक्टर्स को हम एक एक करके जानने वाले हैं। तो बंगाल एंड द जमींदार में सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलोनियल रूल की। तो कॉलोनियल रूल मीन्स टू दोज हु लिव्ड इन द कंट्री साइड। तो कॉलोनियल रूल का मतलब होता है जो लोग कंट्री साइड यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहेंगे। जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ रहेंगे मतलब गांव वाले इलाके की तरफ रहेंगे, यू विल मीट द जमींदार। तो हम इसमें देखेंगे मतलब कंट्री साइड में ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन लोग होते हैं? जमींदार होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, है ना, यही लोग तो होंगे ना। तो कंट्री साइड में जो लोग रहेंगे यू विल मीट द जमींदार। तो हम इसमें क्या करेंगे? बंगाल के जमींदार से मिलेंगे, मतलब उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ट्रेवल टू राजमहल हिल्स वेयर द पहाड़ियाज एंड द सांथाल लिव्ड एंड देन मूव टू वेस्ट टू द डेक्कन। अब ये लोग क्या करेंगे? कंट्री साइड में रह रहे हैं, फिर ये क्या करेंगे? राजमहल हिल्स पर जो पहाड़िया सांथाल रहते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों? ये जमींदार वगैरह जो है वो उनसे भी उनका भी कनेक्शन होगा। कहां पर? किनके साथ में? पहाड़ियाज और सांथाल के साथ में। तो ये लोग कहां रहेंगे? कौन थे ये पहाड़ियाज, कौन थे ये सांथाल? बच्चे वो लोग होंगे जो कि राजमहल हिल्स पर रहेंगे। ये राजमहल हिल्स थी तो इनके साथ साथ में जो यहाँ पर थोड़े से ऊपर वाले एरिया में रहते हैं, यहाँ पर पहाड़ियां रहेंगे और नीचे वाले एरिया में कौन रहेंगे? सांथाल आकर सेटल्ड हो जाएंगे। ये वहां पर आकर कल्टीवेशन वगैरह करेंगे। कल्टीवेशन करेंगे तो इनके ऊपर रेवेन्यू इंपोज किया जाएगा। कहने का मतलब सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो तरीका होगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो होगी वो कंट्री साइड में आकर के अपना एक तरीके से राज स्टैब्लिश कर लेती है, अपना रूल स्टैब्लिश कर लेती है और उस रूल के दौरान किस तरह से वो रेवेन्यू पॉलिसीज को लागू करती है एंड व्हाट दीज पॉलिसीज मीन टू बी डिफरेंट सेक्शन। और ये जो रेवेन्यू पॉलिसीज होगी ना, इसमें किस तरह के डिफरेंट सेक्शंस के लोगों को, ठीक है, जो अलग अलग फील्ड से लोग होंगे, फार्मर्स होंगे, उनके ऊपर अलग तरीके से टैक्स इंपोज किया जाएगा, लैंड रेवेन्यू लगाया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जमींदार पर भी लगाया जाएगा। तो कहने का मतलब अलग अलग सेक्शन
पोजीशंस पर ये अलग अलग रेवेन्यू पॉलिसीज को लागू कर रही थी, एंड हाउ दे चेंज एवरीडे लाइफ, और किस तरह से वहां के लोगों की, चाहे इसमें जमींदार आ गए, पीजेंट्स आ गए, फार्मर आ गए, किस तरह से लोगों की जो डेली लाइफ थी वो इफेक्ट करती है इनकी पॉलिसीज के थ्रू, राइट। नेक्स्ट पर बात करते हैं, तो ये क्या है, कॉटन बीइंग द कैरिड। तो आप देख रहे हो ना किस तरीके से लोगों की लाइफ जो है, ये हमें सारी बातें कहां से पता चलती है, कहीं ना कहीं तो इनका रिकॉर्ड होता होगा ना, जिसके बिहार पर ये पूरी हमारी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो कुछ सोर्सेस होते हैं, उसके बिहार पर हिस्ट्री में इनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, इनको मेंशन किया जाता है। तो आप ये पिक्चर देख रहे हो ना, ये पिक्चर है, ये जो पेंटिंग देख रहे हो, कॉटन बीइंग कैरिड फ्रॉम द विलेज टू द मंडी। तो इसमें क्या होता है कि गांव से एक सीन दिखाया गया है, गांव से कॉटन को जो है वो मंडी की तरफ लेकर जा रहा है, शहर में जो मंडियां होती हैं उनकी तरफ लेकर जाया जा रहा है सेलिंग के लिए। Illustrated the London News 20 अप्रैल 1861। तो ये 1861 में 20 अप्रैल 1861 की ये पिक्चर जो है वो दिखाई गई है। तो इससे शो होता है कि हाँ भाई इस तरह का काम होता था। तो प्रूफ के साथ में दिखाना इसलिए जरूरी होता है ताकि रीडर को एक तरह से विश्वास हो जाए कि हाँ ये चीजें होती रहती थी, इसलिए हिस्ट्री में इसको मेंशन किया जाता है, राइट। नाउ बंगाल एंड द जमींदार, कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश। तो सबसे पहले कॉलोनियल रूल जो है वो बंगाल में आकर स्टैब्लिश हो जाता है। अच्छा, बंगाल में ही क्यों होता है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैडम इन्होंने बंगाल में आकर क्यों शुरू किया, कहीं और से भी तो स्टेट वो स्टार्ट कर सकते थे ना। इसका भी एक रीजन था। इसका जो सबसे बड़ा रीजन था वो था 1757 में बैटल ऑफ जो प्लासी हुआ था ना, बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी का कनेक्शन इससे क्यों है मैम? इसका तो कहीं से दूर दूर तक लेना नहीं है लेना देना। कैसे? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मतलब थी तो एक ट्रेडिंग कंपनी ना, इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई इंडियन की कमी सबसे बड़ी ये है कि वो कान के बहुत कच्चे होते हैं, मतलब वो बहुत जल्दी से बहकावे में आ जाते हैं। धीरे धीरे इंडियंस की कमी को उन्होंने जानना स्टार्ट किया। ठीक है, वो ट्रेडिंग करने के लिए आई थी तो कुछ राजाओं ने उनको ट्रेड करने का राइट दे दिया, अपनी उन्होंने कंपनी वहां पर ओपन कर ली और धीरे धीरे जो है वो कंपनी उन्होंने स्टार्ट की, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। अब इसी के चलते उन्होंने क्या किया, कलकत्ता में अपनी जो है वो स्टैब्लिशमेंट कर ली कंपनी कलकत्ता में आकर के, और इस तरीके से जो अपनी कंपनी ओपन करी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस कंपनी के चारों तरफ ना उसको फोर्टिफाइड कर दिया। मान लो ये कंपनी उन्होंने ओपन करी, उसको चारों तरफ से उसकी घेराबंदी कर ली। जब ये बात बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पता चलती है, किसको? सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला को पता चलती है तो उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि किसकी परमिशन से तुम लोगों ने फोर्टिफिकेशन की है? मैंने तो तुम्हें कोई परमिशन नहीं दी थी, सिर्फ इतनी परमिशन दी थी कि ठीक है तुम अपनी कंपनी ओपन करके यहाँ पर ठीक है तुम ट्रेड कर सकते हो, यही तो तुम्हें राइट दिया था ना। फिर एक दो बार वार्न किया, वो नहीं माने, उसको फॉर ग्रांटेड लिया। तो क्या किया सिराजुद्दौला ने, फिर उस दीवार को जो है वो फेल डाउन कर दिया, मतलब उसको गिरा दिया। अब वही उसी बात का बदला जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला से लेना चाहती थी। तो उन्होंने पहले, कहते हैं ना कि पहले सारी चीजों को रेक्टिफाई किया, सारी चीजों को देखा, मतलब एक तरीके से बेस बनाया, प्लान बनाया कि किस तरह से हम सिराजुद्दौला को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। और जब तक ये बंगाल का राजा है, जब तक ये बंगाल में इसकी रूलिंग चल रही है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही बहुत ज्यादा हम प्रॉफिट गेन करने का सपना जो देख रहे हैं ना, फिर वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल राजा है। तो सबसे पहले हमें इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, सिराजुद्दौला के जो वो थे प्रधान सेनापति थे, ठीक है, उसको क्या करते हैं, अपनी साइड में मिला लेते हैं, ठीक है। और अपनी साइड में मिला करके मुझे इनका नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, सिराजुद्दौला के जो प्रधान सेनापति थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम बताना जो अंग्रेजों की तरफ मिल गए थे। तो अंग्रेजों ने उनको लालच दिया कि तुम जो है हमारा साथ दो, और जैसे सिराजुद्दौला को हम इसको यहाँ से निकाल देंगे, डिथ्रोन कर देंगे या इनको बैटल में हरा देंगे, तो इसकी जगह तुम्हें वहां का राजा बना देंगे। अब वो लालच में आ गया, उन्होंने अंग्रेजों का साथ देना जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, और सारे सीक्रेट जितने भी सिराजुद्दौला के सीक्रेट थे, किस तरह से वो आगे प्लान करेंगे, यानी कि बैटल को जीतने के लिए क्या क्या प्लानिंग उनकी चल रही है, वो सारे सीक्रेट्स वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बताते रहे। और इधर से वो क्या करते रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने तरीके से उनका, मतलब उनके प्लान को फ्लॉप करने के लिए अपने तरीके लगाती रही, उसमें अपने प्लान बनाती रही। तो एट लास्ट क्या होता है, 1757 में प्लासी का बैटल, ये एक ऐसा निर्णायक युद्ध था
था जिससे कि ये जो है वो एक तरह से डिसाइड हो जाएगा कि अब बंगाल पर कौन रूल करेगा। जो जीतेगा इसमें वही बंगाल पर रूल करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन थी, ये इसकी शर्त थी, जो इस बैटल को जीतेगा वही बंगाल पर रूल करेगा। सिराजुद्दौला ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और फिर ये प्लासी का बैटल होता है। लेकिन उनको नहीं पता था कि उन्हीं के ही एक वेल विशर ने, उन्हीं के ही आदमी ने इस तरीके से उनके साथ चीटिंग करी है। और एक तरफ क्या थी, रॉबर्ट क्लाइव की एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी, तो दूसरी तरफ थी सिराजुद्दौला की आर्मी। ठीक है, सिराज उद्दौला की आर्मी थी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीत जाती है और सिराजुद्दौला हार जाता है। ठीक है, और ये अब बंगाल पर उनका रूल स्टार्ट हो गया था। समझ में आ गई बात, क्यों इन्होंने बंगाल से ही स्टार्ट किया। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राई टू जो है रूरल सोसाइटी एंड स्टैब्लिश द न्यू लैंड राइट एंड द न्यू रेवेन्यू सिस्टम। अब वो इंडिया में अगर आए हैं तो प्रॉफिट लेने के लिए, तो प्रॉफिट गेन करने के लिए होता है ना, फायदा कंपनी को ज्यादा उनके पास पैसा है। लेकिन पैसा आने के लिए पहले उनको प्लान करना पड़ेगा। बहुत सोचा, क्योंकि काफी टाइम से वो जो बैटल करते आ रहे थे, पहले वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, फिर इंडिया आएंगे, इंडिया में उनको स्टैब्लिश होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, तो उसके लिए पहले वो पैसे खर्च करेंगे। धीरे धीरे उनका पैसा खर्च होता रहा। अब एक टाइम आएगा जब उनके पास पैसे कम रह जाएंगे। अब पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, क्या ऐसा काम किया जाए जिससे कि हमारे पास पैसा ही पैसा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, बहुत सोच समझते हैं, प्लान करते हैं, और काफी सोचने के बाद उनको क्या मिलता है, एक आइडिया मिलता है। और वो आइडिया क्या था कि यार हम क्यों ना ऐसा करते हैं कि यहाँ के जो जितने भी आसपास के गांव हैं उनके हेड को अपनी तरफ मिला लें। ठीक है, मिलाने के बाद तो बहुत बाद में सोचे कि क्यों ना हम उसको मीडिएटर बनाते हैं, क्योंकि वो गांव का हेड होता है, इतने सारे गांव उसके अंडर में आते हैं, सारे लोग उनकी बात मानते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सैलरी या जो भी इसका कमीशन होगा इनको लालच देकर कुछ भी करके, और फिर जो है वो हम अपना काम निकलाएंगे इससे, इनको सैलरी भी देंगे, ऊपर से जो भी अपना कमीशन बनाएगा वो बना लेगा, हमें क्या। तो इसके लिए ना वो क्या करते हैं, जमींदार को अपना मीडिएटर बनाते हैं। तो देयर वाज एन ऑक्शन। तो क्या होता है, स्टार्टिंग में ही एक बड़ी सी ग्रैंड ऑक्शन लगाई जाती है। कहां पर, बुर्दवान में, प्रेजेंट डे इन बर्धमान। कब लगाई जाती है ये, 1797 में, विच वॉज पॉपुलरली नोन एज द पब्लिक इवेंट, जिसको कि पब्लिक इवेंट के नाम से जानता है। एक ये ऐसी इतनी ग्रैंड ऑक्शन लगी, ऑक्शन कहते हैं नीलामी को। ठीक है, ऑक्शन किसको कहते हैं, नीलामी को कहते हैं। ठीक है, नीलामी का मतलब होता है किसी चीज की बोली लगाना, नीलाम कर देना। ठीक है, तो कंपनी फिक्स द रेवेन्यू एंड द जमींदार वाज सपोज टू। अब ये जो ऑक्शन लगी थी ना, ये 1797 में लगी थी। इसके पीछे का रीजन क्या है, अब वो कारण के बेस पर इस पूरे चैप्टर को हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्यों लगी थी ये इतनी ग्रैंड, जो ये जो ऑक्शन लगी थी, ये क्यों लगी थी, क्या कारण था इसके पीछे। और ये जो इस तरह का आप ये जो बुर्दवान के राजा की वो देख रहे हो, प्रॉपर्टी देख रहे हो, महल देख रहे हो, उनकी हवेली देख रहे हो, इसको ना बोली लगा करके इसको सेल कर दिया। इसके पास इसके सेल करने के बाद जो भी पैसा आया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको जो है वो अपने कंपनसेट करने के लिए, जो भी उनको नुकसान हुआ था इसकी भरपाई करने के लिए रख लिया। अब ये उनको नुकसान क्यों हुआ था, इन्होंने किस तरह से वो उसको ऑक्शन में डाला, उनको नीलाम किया, वो सारी चीजें हम जानने वाले हैं। यहां से देखना कि कंपनी फिक्स द रेवेन्यू एंड ईच जमींदार वाज सपोज टू पे। कंपनी ने ना एक रेवेन्यू फिक्स कर दिया। देखो, कंपनी ने बहुत सोच समझ करके ना एक डिसीजन लिया। डिसीजन क्या लेता है कि पहले तो जो कंपनी वहां पर स्टैब्लिश हुई, ठीक है, फिर अपनी रूलिंग उन्होंने अपनी स्टार्ट करी, तो उससे क्या होता था कि ठीक है, हम रेवेन्यू जो है वो फार्मर से लिया करेंगे। ठीक है, या फिर मीडिएटर जो बनाया था जमींदार को, तो उससे रैंडम ऐसे बोल दिया कि तुम्हें हमें क्या करना है, पीजन से हमें रेवेन्यू कलेक्ट करके और तुम्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है, यानी कि तुम्हें हमें देना है। ठीक है, तो पहले तो ये जो है कभी ज्यादा कभी कम इस तरीके से होता रहता था, तो कंपनी को कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ था। तो इसके चलते क्या किया कि हम ऐसा करते हैं कि ना परमानेंट सेटलमेंट लगाते हैं, यानी कि कोई ऐसा फिक्स अमाउंट हम पीजन से, फार्मर से या फिर जमींदार को बोल देते हैं कि जमींदार जो है वो हमें कम से कम भी 50% जो है वो हमें क्या देगा, रेवेन्यू कलेक्ट करके देगा। तो एक तरफ तो थे फार्मर्स, दूसरी तरफ कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, जमींदार से, ये कौन है, ये जमींदार है, तो जमींदार क्या करेगा, इनसे अपना रेवेन्यू लेगा। ठीक है, इनसे रेवेन्यू लेगा और इनसे रेवेन्यू लेने के बाद ये इनको जो है वो देगा।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, कभी कम कभी ज्यादा ना, इस तरह से फ्लक्चुएशंस हो रहे थे। तो कभी किसी की फसल ज्यादा अच्छी हो जाती है तो उनके पास रेवेन्यू अच्छा हो जाता है, किसी दिन किसी साल जो है वो रेवेन्यू कम आता है क्योंकि उनकी किसानों की फसल अच्छी नहीं हुई थी, बहुत परेशान हो गए थे यार, कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। तो एक अच्छा खासा फिक्स अमाउंट आता रहता है ना, ताकि वो उनके जो है वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, खर्चे वगैरह जो होते हैं, सेविंग्स होती हैं, तो उनका जो है वो डाटा अच्छे से तैयार किया जाता है। अब एक एग्जाम्पल हो ना, जैसे पापा को सैलरी मिलती है, पर मंथ सैलरी मिलती है, ठीक है, जो काम करते होंगे, तो वो जो सैलरी मिलती है ना वो फिक्स मिलती है, ठीक है। अब उसके हिसाब से पापा ने डिसाइड किया कि मुझे इतना जो है वो घर के खर्च में लगाना है, इतना किचन पर जाएगा, इतना खर्च किचन पर होगा, किचन के सामान पर होगा, इतना जो है बच्चों की पढ़ाई में होगा, इतना क्लोथ्स पर होगा, इतना मेडिसिन पर होगा, इतनी हमें सेविंग करनी है, हो गई ना। तो ये फिक्स अमाउंट के बेस पर हुआ। तो ऐसे ही ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फिक्स अमाउंट के चलते कि हम जो है वो इसी से ही प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, तो ये सब सोचने के बाद 1793 में उन्होंने बंगाल में क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट लागू कर दिया, जिससे कि उनके पास फिक्स अमाउंट आता रहेगा, ना कम ना ज्यादा, चाहे फसल खराब हो, चाहे जो है वो किसी अच्छी हो, कई बार अच्छी होती थी, कई बार खराब होती थी, हमें नहीं मतलब अच्छी है, अच्छी हो रही है या खराब हो गई है, हमें तो अपना फिक्स अमाउंट चाहिए। तो इसके लिए मीडिएटर किसको बनाया गया, जमींदार को मीडिएटर बनाया गया। आफ्टर दैट द प्रॉब्लम ऑफ द अनपेड रेवेन्यू। अब ये इन्होंने जमींदार को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी ना कि तुम्हें रेवेन्यू कलेक्ट करके हमें देना है, तो कई बार ऐसा होता था कि फार्मर की फसल अच्छी नहीं होती थी तो वो जमींदार को रेवेन्यू नहीं देता था, या कई बार ऐसा भी होता था क्योंकि जमींदार पहले रेवेन्यू कलेक्ट किया करता है ना, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी, तो वो अपना प्रॉफिट देखने के लिए कि सारा पैसा मेरे पास आ जाए, तो जमींदार कई बार ऐसे भी करते थे कि जानबूझकर उनको रेवेन्यू नहीं देते थे। तो इसका जो मेन रीजन था, ठीक है, मेन रीजन क्या था, इस परमानेंट सेटलमेंट को लागू करने वाले कौन थे, जिसका मास्टरमाइंड इनके अंदर लगा था परमानेंट सेटलमेंट को लागू करने का, वो थे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इन्होंने ही परमानेंट सेटलमेंट को बंगाल के अंदर लागू कराया था। तो द ब्रिटिश ऑफिसर दैट द एग्रीकल्चर ट्रेड, अब ब्रिटिश ऑफिसर्स क्या करते हैं कि देखो प्रॉफिट सिर्फ हम एक ही तरह से गेन कर सकते हैं कि गांव में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, लोग ज्यादातर एंगेज रहते हैं, किसमें, एग्रीकल्चर में एंगेज रहते हैं, तो अगर हम एग्रीकल्चर पर ध्यान देंगे, तो अगर ध्यान देंगे तो रेवेन्यू हम अच्छा खासा ले सकते हैं उनसे। तो उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, और इसके चलते हैं लोगों को, फार्मर्स को, पीजेंट्स को अच्छे से उनको इंस्पायर किया गया, मोटिवेट किया गया कि देखो तुम लोग अच्छी फसल उगाओगे ना तो क्या करेंगे, तुम्हारे पास भी पैसा आएगा, चलो ठीक है तुम हमें तो दे रहे हो, तुम्हारे पास भी पैसा अच्छा आएगा, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये जो है बात जमींदार भी उनको बोलते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी भी उनको बोलते थी, वो बेचारे भोले भाले तो थे, उनकी बातों में आ जाया करते थे, इस तरह से वो एग्रीकल्चर किया करते थे। तो कंपनी फेल्ट दैट व्हेन द रेवेन्यू विल बी फिक्स, तो कंपनी ने सोचा कि अगर हम रेवेन्यू को फिक्स कर देंगे, इट विल प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी इंडिविजुअल इन्वेस्ट द एग्रीकल्चर एज अ मींस ऑफ मेकिंग द प्रॉफिट, एंड कंपनी विल आल्सो एश्योर टू द रेगुलर फ्लो ऑफ द रेवेन्यू। तो ये जो रेगुलर हमारे पास आता रहेगा ना, फिक्स अमाउंट आता रहेगा, तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम अपना प्रॉफिट भी देखेंगे, सेविंग भी करेंगे, और एग्रीकल्चर पर अपना वो कर सकते हैं, खर्च भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिक्स अमाउंट को लाना बहुत जरूरी था। आफ्टर प्रोलोंग द डिबेट अमंग द, तो बहुत डिबेट होने के बाद, काफी सोचने के बाद ये लैंड रेवेन्यू पॉलिसी परमानेंट सेटलमेंट की लागू कर दी जाती है 1793 में। अब आता है कि रीजन फॉर नॉन पेमेंट बाय द जमींदार, क्या रीजन था कि जो जमींदार होते थे वो इन पीजन से रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाते थे, या फिर ये पीजन जो है फार्मर उनको रेवेन्यू नहीं देते थे। तो सबसे पहली बात ये कि रेवेन्यू टैक्स जो था वो बहुत ज्यादा हाई था, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हाई था। इस हाई की वजह से ही वो क्या करते थे, रेवेन्यू नहीं दे पाते थे, क्योंकि उनके खेतों में जितना अनाज होता था आधे से ज्यादा तो ले जाते थे जमींदार के एजेंट ले जाते थे, क्योंकि जमींदार के ऊपर भी एक तरह से कहते हैं ना डंडा था, या उनके ऊपर क्या था, एक तरह की उनको काम सौंपा गया था, तो जमींदार भी तो अपना कमीशन लेगा ना, क्योंकि फिर वो क्यों लॉस में आए। तो कई बार तो देखो, एक दो बार तो ऐसा भी हुआ कि किसी फार्मर ने जमींदार को रेवेन्यू नहीं दिया, तो जो है इसका जो भुगतान होता था तो जमींदार खुद भी कभी कभी अपने पॉकेट से कर दिया करता था, लेकिन हर बार थोड़ी ना करेगा वो। तो एक तो ये इसका रीजन होगा कि जो रेवेन्यू डिमांड थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो बहुत ज्यादा हाई थी। इट वॉज इम्पोज एट अ टाइम व्हेन द प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर, तो ये वो टाइम था जब एग्रीकल्चर के प्राइस जो है वो बहुत लो हो गए थे,
ठीक है। अब प्राइस एग्रीकल्चर के, मान लो कोई फार्मर है, उसके खेतों में अनाज हुआ है, जब वो अनाज सेल करने के लिए जाएगा मंडी में, उसको पैसे कम मिलेंगे तो वो रेवेन्यू कहाँ देगा, वो गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से देगा, पहले उसके पास इतना कम है तो वो कैसे देगा। तो ये वो टाइम था जब एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस जो था वो बहुत ज़्यादा लॉ था। सो द पीजेंट फाउंड टू डिफिकल्टी टू पे, नहीं कर पाए। जमींदार ऑल्सो ट्रेस्ड द स्ट्रिक्ट लॉ, अब जमींदार जो है वो पे नहीं कर पाता था क्योंकि फार्मर उनको देते नहीं थे, रेवेन्यू नहीं देते थे। अब इस सिचुएशन पे जो है वो थोड़ा तो टाइम ठीक है निकल गया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जमींदार को, और जो ये इससे रेवेन्यू लेता था फार्मर से, तो रेवेन्यू ना देने की वजह से जमींदार को बीच से हटा दिया, या फिर इनके ऊपर एक ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ इम्पोज कर देंगे, बाद में हटाएंगे, पहले तो इनको वार्निंग दी जाएगी कि देखो भाई, पहले तो वार्निंग दी जाती है ना कि या तो तुम सही से काम कर लो, नहीं तो तुम्हारे साथ ये होने वाला है। ऐसे ही अगर तुम ठीक से नहीं पढ़ोगे तो फिर मार्क्स कम आएंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से अच्छे कंसेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, जमींदार के ऊपर स्ट्रिक्ट लॉ जो है इंपोज किया गया। अब ये स्ट्रिक्ट लॉ क्या था, इसको कहा जाता है सनसेट लॉ। सनसेट लॉ पर हर बार क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। सनसेट लॉ क्या था, सनसेट लॉ वो था कि जमींदार को सनसेट होने से पहले पहले, मतलब एक जो है वो डेट रख दी जाती थी। अब एक फिक्स डेट होगी वो रख दी जाती थी, मान लो ये फिक्स डेट जो थी वो जो है पर मंथ की 10th डेट को, ठीक है, पर मंथ की 10th डेट को ये रेवेन्यू उनको पे करना होता था जमींदार से लेकर के, ठीक है। और वो भी सनसेट होने से पहले पहले देना होता था। अगर सनसेट होने के बाद या तुमने सुबह दिया तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, वो नहीं माना जाएगा। तो उस सिचुएशन में जमींदार की प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया जाएगा। अब वो नीलामी जो हमने बुर्दवान की पहले देखी थी ना, इसी का ही रीजन होगा। तो तुम्हारी प्रॉपर्टी को सेल करके उससे जो पैसा आएगा, हम इस तरह से अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। ये क्या था, सनसेट रेवेन्यू था, सनसेट लॉ था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जमींदार हैड टू पे रेवेन्यू बाय द सनसेट ऑफ द स्पेसिफाइड डेट, अदरवाइज जमींदारी वॉज लाइबल टू द ऑक्शन। तो उसकी जमींदारी यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशन इम्पोज ऑन द जमींदार बाय द कंपनी। जमींदार वर इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी बट इट ऑल्सो वॉन्टेड टू कंट्रोल एंड द रेगुलेट देम। जमींदार जो था वो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, कंपनी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों, इट ऑल्सो वॉन्टेड टू कंट्रोल द, लेकिन साथ साथ में जो कंपनी थी ना, जमींदार को बहुत ज्यादा एक तरह से अपना इंपॉर्टेंट रोल, अपना इंपॉर्टेंट कहते हैं ना कि एक सोर्स मानती थी, क्योंकि वो रेवेन्यू कलेक्ट करके दिया करता था। और एक जमींदार के अंडर में माना जाता है कि करीब करीब 400 गांव आते थे, 400 विलेजेस आया करते थे। अब इतना सारा रेवेन्यू कलेक्ट करके जब ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा तो उनके पास पैसा आएगा नहीं, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स था जमींदार। लेकिन वो कहीं ना कहीं जमींदार की के पास जो पावर थी ना, उस पावर को भी छीनना चाहते थे उनसे कि यार इसके पास पावर रहेगी ना तो ये मनमानी करेगा अपनी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी पावर को जो है वो डिसबैंड कर देते हैं, मतलब पावर को इनसे छीन लेते हैं, स्नैच कर लेते हैं। धीरे धीरे इसकी पावर जैसे जैसे खत्म होगी तो ये अपने काम पर ज्यादा ध्यान देगा, और ज्यादा ध्यान देगा तो हमें प्रॉफिट होगा। तो इस पर क्या किया गया, इन पर जितने भी इनकी जो पावर थी ना वो धीरे धीरे इनसे छीनती गई। जैसे कि जमींदार के पास अपनी ट्रूप होती थी, ट्रूप किसको कहते हैं, छोटी सी आर्मी को, ठीक है, स्मॉल आर्मी, ठीक है। अब उस आर्मी को क्या किया जाएगा, डिसबैंड कर दिया जाएगा कि भाई तुम क्यों रख रहे हो इतनी आर्मी, क्या जरूरत है तुम्हें आर्मी रखने की। राजा महाराजा तो आर्मी रखते थे ना, लेकिन एक तरह से ये राजा ही समझो, है ना, जमींदार होते थे तो इनके पास थोड़ी बहुत आर्मी भी होती थी। अब उन्होंने कहा कि तुम्हें आर्मी रखने का क्या जो है वो रीजन है, तो तुम्हें क्यों रखनी है आर्मी, हम है ना तुम्हारे लिए, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। उनकी आर्मी को डिसबैंड कर दिया, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज वो होती थी उसको अबॉलिश कर दिया। कस्टम ड्यूटीज क्या होती है, जैसे हम मान लो एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ जाते हैं तो बीच में ना यहाँ पर टोल टैक्स होता है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से आने वाले इस टोल टैक्स पर पैसा देंगे तब जाकर उनको आगे जाने दिया जाएगा। तो ये काम जो था वो जमींदार किया करते थे, इनके पास, जमींदार के पास पैसा आया करता था। अब ये पावर भी उनसे छीन ली, यानी कि अब जो टोल टैक्स वाला पैसा होगा या फिर कस्टम ड्यूटीज वाला पैसा होगा वो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा, ठीक है। उसके बाद जो जमींदार थोड़ा बहुत कोर्ट कचहरी का काम भी कर लिया था अपना जजमेंट वगैरह की, उससे वो भी पावर छीन ली, ठीक है। और उसके बाद जो ये जो कोर्ट कचहरी का काम होता था इसकी जगह खुद ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना वहां पर कलेक्टर अपॉइंट कर दिया। जमींदार लॉस्ट द पावर टू ऑर्गेनाइज द लोकल जस्टिस एंड द लोकल पुलिस। अब जमींदार के हाथ से पावर निकल गई
पुलिस वगैरह के भी कई बार चोर पुलिस का भी काम कर लिए करते थे ना, कि जैसे चोर को पकड़ना होता था तो वो क्या करते थे, अपने एजेंट को, अपने उनको आदमियों को बोल देता कि तुम्हें चोर को ढूंढ कर लेकर आना है, ठीक है। तो इस तरीके से वो एक तरह से चोर पुलिस का भी काम कर लिया करते थे। तो आप देख रहे हो ना कि इतनी सारी जो पावर थी वो सारी की सारी जमींदार की थी। अब ये बात उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि क्यों है इनके पास इतनी पावर, तो वो सारी पावर धीरे धीरे करके स्नैच कर ली, उनसे छीन ली गई, ठीक है। और जब ये पावर छीन ली गई और उनके ऊपर जो भी वो ऑक्शन वाला सनसेट लॉ इम्पोज किया था, अब आप ये बताओ, पावर भी छीन ली, उनके ऊपर लॉ भी, स्ट्रिक्ट लॉ भी लगा दिया। अब जमींदार गांव में टिकेंगे क्या? नहीं टिकेंगे। उनको काफी लॉस हो रहा था। अगर वो रेवेन्यू कलेक्ट करके नहीं देते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी जमीनों को नीलाम कर दिया जाता था, लॉस में हो रहा था, पावर भी उनसे छीन ली गई। तो ये लोग क्या करेंगे, जमींदार, काफी सारे जमींदार जो होंगे वो गांव से निकल करके टाउन की तरफ जाएंगे, शहरों की तरफ, नगरों की तरफ जाएंगे। द ग्रुप ऑफ द, अब उनको गांव जब खाली हो गया तो गांव में एक नया ग्रुप आएगा जिसको कहा जाएगा जोतेदार। अब ये जोतेदार कौन होते हैं? द ग्रुप ऑफ द प्रॉस्पर फार्मर वर पॉपुलरली नोन एज द जोतेदार। तो जोतेदार वर द क्लास ऑफ द रिच पीजेंट्स। ये जोतेदार जो होंगे ना, ये रिच पीजेंट्स होंगे, मतलब इनके पास लैंड बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा लैंड होने की वजह से ये दूसरे किसानों को अपने खेतों में काम करने के लिए लगाते थे। तो एक तरह से ये ऊपर ही हो गए ना, ठीक है। तो इनके पास लैंड भी थी, पावर भी थी, पैसा भी था, और इस तरीके से इनका ट्रेड पर भी अपना कंट्रोल होता था। मनी लैंडिंग भी किया करते थे, लोगों को इंटरेस्ट पर पैसे भी दिया करते थे। देयर लैंड वॉज कल्टिवेटेड थ्रू द शेयर्स क्रॉपर नोन एज अ। उनकी जो लैंड होती थी ना, ये उनकी जोतेदार की लैंड होती थी। इन पर काम करने वाले जो होते थे ना, उनको लीज पर दे दिया करते थे। जैसे लैंड मेरी हो गई, उस पर जो है वो काम कोई और करेगा, खेती बाड़ी कोई और करेगा, और जो उसका प्रोडक्शन निकलेगा उसमें हम क्या करेंगे, दोनों में शेयर हो जाएगा कि इतना परसेंट तुम्हारा है, इतना परसेंट मेरा है, ठीक है। तो उनको क्या कहा जाता था, जो शेयर क्रॉपर्स होते थे उनको कहा जाएगा बार ग्रेडर्स या फिर अधियार्स, ठीक है। समझ में आ गया कौन होते थे? जैसे ये लैंड होती थी जोतेदार की, इस पर लैंड तो होती थी जोतेदार की, ठीक है। लैंड किसकी होती थी? लैंड होती थी जोतेदार की, लेकिन इस पर काम करने वाले कौन होंगे? दूसरे पीजेंट्स होंगे, जो पूरी तरीके से खेती जैसे अपने खेतों में काम करते हैं वो वैसे ही करेंगे, लेकिन जब इसका प्रोडक्शन आएगा तो दोनों में वो बट जाएगा। इनको क्या कहते थे? इन बटाई वाले, बटाई कह सकते हो, ठीक है। इन बटाई वाले लोगों को क्या कहा जाता था? अधियार या फिर बार ग्रेडर्स कहा जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट आता है राइज ऑफ द जोतेदार इन विलेज। विद इन द विलेज द पावर ऑफ द जोतेदार वर मोर इफेक्टिव देन जमींदार। अब ये जमींदार से ज्यादा पावरफुल होंगे, क्यों? क्योंकि देखो, जमींदार के पास लैंड भी थी, इनके पास भी लैंड थी, लेकिन इनके पास जमींदार से ज्यादा लैंड थी, और साथ साथ में इनके ऊपर ना ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉयल रहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इनको जो भी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी या इनको कोई काम बोलेगी तो ये इजीली उसको कर देते थे, मतलब जो है ठीक से काम करते थे, तो ये उनके वेल विशर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी से ने जो जमींदार से पावर छीनी थी, अब उनसे कोई किसी तरह की पावर छीनेंगे नहीं। दे वर फियर्सली रिस्ट्रिक्टेड द एफर्ट ऑफ द जामा टू इंक्रीज द जामा टू विलेज द प्रिवेंट। अब देखो, जो काम जमींदार करता था ना, इससे फार्मर से रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करने का, तो ये काम कौन करेंगे? अब ये जोतेदार करेंगे, और जोतेदार लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे, और इस तरीके से उनका ठीक से काम चल रहा था। जमींदार के कहीं ना कहीं मतलब अंदर ना अपने गांव वालों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी था, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता था कि जमींदार अपने, मैंने कहा ना कि कई बार तो खुद से अपनी पॉकेट से फिल कर दिया करता था, लेकिन ये जोतेदार नहीं करते थे ऐसा। इनके लिए गांव वालों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती थी, उनको स्ट्रिक्टली जो है वो खेतों में काम करवाया जाता था, ज्यादा काम कराया जाता था, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन निकले। ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो उनको प्रॉफिट होगा, उनको भी होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी होगा। तो बस इस तरीके से उनके पास जो है धीरे धीरे पावर ज्यादा आती चली गई, और ये मनी लैंडिंग भी किया करते थे। अच्छा, जोतेदार्स को और क्या बोला जाता था? उनको हौलदार्स बोला जाता था। एल्स समवेयर दे वर नोन एज द गांतीदार्स, ठीक है। और इनको कहीं कहीं पर गांतीदार्स भी बोला जाता था, और कहीं कहीं पर इनको हौलदार्स भी बोला जाता, हौलदार्स। और द मंडल भी कहा जाता था, मंडल्स भी कहा जाता था। आपने देखा होगा ना, पिछले चैप्टर अपने चैप्टर 8 में पढ़ा था कि जो गांव का मुखिया होता था उसको मुकदम या मंडल कहा जाता था। तो ये वही हैं, ये गांव के मुखिया ही होंगे, जोतेदार जो होंगे, राइट। देयर राइज द इनवेटिबली
वीकेंड जमींदारी अथॉरिटी, तो इनका जो उभरना होगा, इनका जो एक तरीके से आकर के गांव वालों के ऊपर जो रूल करना होगा वो जमींदार से ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि इनके पास सभी तरह की पावर थी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों रोकेगी इनको, क्योंकि जब ये काम ठीक से अपना करेंगे तो इनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना उनको होगी ना ईस्ट इंडिया कंपनी को होगी। ठीक है, द रेसिस्टेंस ऑफ द जमींदार, लेकिन जमींदार ने भी कम थोड़ी ना, कच्ची गोलियां थोड़ी ना खेली थी, तो जमींदार ने भी अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए काफी सारे इंतजाम किए, काफी आइडियाज लगाए, क्या क्या तरकीबें लगाई, क्या क्या तिकड़मबाजी किया उनका, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। टू प्रिवेंट द वीकनिंग देयर अथॉरिटी, धीरे धीरे जब जमींदार ने देखा कि यार उनकी अथॉरिटी थोड़ी सी वीक पड़ने लगी है, जमींदार टुक द सीरियस स्टेप लाइक द फिक्टिशियस सेल। अब ये फिक्टिशियस सेल क्या होती है? फिक्टिशियस सेल का मतलब होता है ट्रांसफरिंग ऑफ द प्रॉपर्टी टू फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो जो उनकी प्रॉपर्टी होती थी, घर होते थे, ठीक है, जमीनें होती थी, हवेलियां होती थी, या फिर आप ये लगा लो कि पशु होते थे, जो भी लाइबिलिटीज होती थी ना उनकी, तो वो फीमेल के नाम कर देते थे। तो जो भी प्रॉपर्टी फीमेल के नाम होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी उसको ऑक्शन में नहीं डालती थी, ये उनका रूल था। एक तो ये तरीका अपनाया। दूसरा तरीका ये, एक तो फिक्टिशियस सेल था, दूसरा तरीका था ये लाठियाल वाला। ठीक है, लाठियाल क्या होता है? ठीक है, लाठियाल क्या होता है? तो ये बहुत सारे आइडियाज जो हैं इन्होंने वो किए, अप्लाई किए। तो पहला आइडिया क्या था? फिक्टिशियस सेल, जिसमें अपनी प्रॉपर्टी को वो फीमेल के नाम कर देते थे, अपनी फैमिली में जो भी फीमेल होती थी, बहन होती थी, बेटी होती थी, मदर होती थी, या उनकी वाइफ होती थी, उनके नाम कर देते थे, और जो उनके नाम में, जो फीमेल के नाम पर जो जमीन प्रॉपर्टी होगी वो उनको ऑक्शन में नहीं डाल सकते थे। एक तो ये तरीका था। दूसरा था लाठियाल। अब जब ऑक्शन में जमीनों को डाला जा, ऐसा नहीं कि सारी की सारी जमीनों को उसमें फीमेल के नाम कर दिया था, नहीं, कुछ, ताकि उनको थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाए कि हाँ भाई ये इन्हीं के नाम है। सारा करते हो तो एकदम से भंडा फूट जाता उनका। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे भी होंगे जो कि क्या करेंगे, ऑक्शन में डालेंगे उनकी प्रॉपर्टी को, क्योंकि ऐसे तो नुकसान तो बहुत हो रहा था उनको। तो उनकी जब जमीनों को नीलाम किया जाएगा, और उनको नीलाम करने की जगह पर जो लोग बैठेंगे ना, तो वहां पर आउटसाइडर भी आते थे। तो आउटसाइडर को रोकने के लिए उन्होंने गांव के एंट्रेंस गेट पर ये लाठियाल खड़े कर दिया करते थे। लाठियाल कौन होते थे? ये जमींदार के एजेंट होते थे, जमींदार के आदमी होते थे। तो 10-15 आदमियों को ना बड़े बड़े डंडे लेकर के, लाठियां लेकर के, और गांव के एंट्रेंस गेट पर खड़े। देखो, अगर तुम्हारा कोई आउटसाइडर अगर इस ऑक्शन में आया, तो उनको, तुम्हें जमींदार की तरफ से उनको ऑर्डर दिया गया था कि उनको मार मार के डंडे मारना, उनके हाथ पैर तोड़ देना, और उनको बस गांव के अंदर ही एंटर नहीं करने देना है। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये अपनाया। तीसरा तरीका क्या था कि जो आउटसाइडर होते थे ना, कुछ जो आउटसाइडर होते थे वो उनके रिलेटिव्स होते थे। वो उनके क्या होते थे? रिलेटिव्स होते थे। मतलब ये जो आउटसाइडर होंगे, उनमें से किसी को बोला गया कि जो दूसरे गांव में रहते थे कि तुम ठीक है आ जाओ, इस जमीन को खरीद लेना, वापस तुम मुझे ही देना है, इसके जो भी पैसे होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो अपने भी साथ में जो उनके जो ऑक्शन वाले होते थे ना, वो अपने ही लोगों को वहां बिठाकर ऊंची से ऊंची बोली लगाकर वो प्रॉपर्टी अपने ही नाम करा लेते थे। जैसे कि फिर से समझो, सिंपल सी लैंग्वेज में, ऑक्शन हो रही है, नीलामी हो रही है, तो वो अपने ही भाड़े के लोगों को वहां पर बिठा दिया करता था। उनको बोलता था वहां बिठाने से पहले कि देखो तुम्हें ऊंची से ऊंची बोली लगानी है, ठीक है, पैसा मेरे को देना, मैं दूंगा, बस तुम्हारा काम क्या है, वहां पर बैठ करके तुम्हें ऊंची से ऊंची बोली लगानी, इतने करोड़ मेरे, इतने करोड़ मेरे। ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर ना कोई आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या करते थे, सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को वो जमीन, प्रॉपर्टी दे दी जाती थी। और वो प्रॉपर्टी किसकी होती थी? जमींदार की ही होती थी। तो जमींदार की तरफ से, ठीक है, जो पैसा उनको दिया कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, जितने का उनको नुकसान हुआ था उन्होंने दे दिया, बाकी का पैसा वापस से उनके पास आ गया, जमींदार के पास आ गया। तो प्रॉपर्टी भी तो आ गई ना। प्रॉपर्टी तो, चलो एक बात मान लो कि जितना पैसा सेल करने पर, उसकी प्रॉपर्टी सेल करने पर ब्रिटिशर्स के पास गया, वो गया, लेकिन प्रॉपर्टी तो उसके पास आ गई ना, जमींदार के पास। बात खत्म। ठीक है, अब वो फिर से अपनी कोई ऐसी प्रॉपर्टी और क्रिएट कर लेगा। तो इस तरीके से उसने काफी सारे जो है चीजों को बचाने के चक्कर में, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने पे काफी सारे आइडियाज लगाए। अब आता है द फिफ्थ रिपोर्ट। अब इस तरह के आइडियाज अप्लाई करके, इतनी तरीके से आइडियाज अप्लाई करके, अब कंपनी लॉस में जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। ये कंपनी क्यों लॉस में गई? ठीक है, इसने कहां कहां पर इतने खर्च किए, पूरा का पूरा एक डाटा बनाया गया।
कंपनी ना ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इंडिया में आने से पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक तरह का प्रॉमिस करके आई थी कि हम तुम्हें इंडिया जाकर के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देंगे, ठीक है, और इसके साथ साथ में हम रेगुलर रिपोर्ट बना करके देंगे कि हमने कहाँ पर पैसा खर्च किया है, कितना हमारे पास सेविंग है, कितनी हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से मिला था, वो पूरा का पूरा ईच एंड एवरीथिंग आपको हम डेटा बना करके देंगे, रिपोर्ट बना करके देंगे। और इसकी तरफ से लेकिन हमें आपकी तरफ से एक एश्योरिटी चाहिए ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से। वो क्या थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी कि हमारे अलावा कोई और कंपनी इंडिया में ट्रेड करने के लिए नहीं जाएगी इंग्लैंड की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से। उनका ठीक है, थोड़े दिन तो चलता रहा, बहुत अच्छा चलता रहा, लेकिन ये जो इस तरह की जो हमने पीछे देखी ना कि जमींदार ने किस तरीके से जो है वो अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए, ठीक है, और ये सारी चीजें के चलते ना कंपनी लॉस में आ जाती है। कंपनी क्यों लॉस में आई? अब इसके लिए रिपोर्ट बनाई जाती है, उसको कहा जाता है फिफ्थ रिपोर्ट, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? फिफ्थ रिपोर्ट कहा जाता है। इट वाज फिफ्थ रिपोर्ट, अ सीरियस रिपोर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो ये जो रिपोर्ट होती थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को देखने के लिए होती थी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, उनका सारा लेखा जोखा होता था वो इस रिपोर्ट के अंदर होता था। सो इट वाज सबमिटेड इन द, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि फिफ्थ रिपोर्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब सबमिट किया गया? तो 1813 में, 1813 में। ऑफन रेफर्ड एज द फिफ्थ रिपोर्ट, इट रन द, ये जो रिपोर्ट थी ना बच्चे ये बहुत बड़ी थी, यानी कि ये जो रिपोर्ट थी वो 1002 पेजेस की पूरी रिपोर्ट बनाई गई। अब आप सोचोगे इतनी बड़ी रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा गया? तो इसमें काफी सारी चीजों को इंक्लूड किया गया। क्या क्या थी? विच एवर 800 पेजेस, जो कि जिसमें से 800 पेजेस इस 1200 पेजेस में से करीब 800 पेजेस जो थे वर अपेंडिसेस द रिप्रोड्यूस द पिटिशन ऑफ द जमींदार एंड रैयत। तो उसमें करीब 800 पेज जो थे वो जमींदार और रैयत की पिटिशन पर थे, आधारित थे, उनकी याचिका, पिटिशन कहते हैं याचिका पर आधारित थे। और रिपोर्ट ऑफ द कलेक्टर, साथ में जो वहां के कलेक्टर थे उन्होंने भी तो रिपोर्ट बनाकर दी ना। कलेक्टर क्या होते हैं? जो सारा रिकॉर्ड रखते हैं पर्टिकुलर एरिया का, किसके पास कितनी जमीन है, कितना उन्होंने, जैसे वो पटवारी काम करते हैं उस तरीके से, किसके पास कितनी जमीन है, किसके कितना जमीन पर प्रोड्यूस निकला, प्रोडक्शन, जो अनाज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, सारा लेखा जोखा उनके पास होता है। तो उन्होंने भी तो रिपोर्ट बनाकर दी ना, तो वो भी इस फिफ्थ रिपोर्ट में शामिल कर ली जाती है, ठीक है। रिपोर्ट फ्रॉम द कलेक्टर फ्रॉम द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद स्टैटिस्टिकल टेबल्स ऑन द रेवेन्यू रिटर्न, right, and the notes on the revenue and the judiciary and the judicial administration of Bengal and the Madras, जो कि आज में तमिलनाडु में है, रिटर्न बाय द ऑफिसर्स। और जो बंगाल और तमिलनाडु के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने भी तो अपना रिकॉर्ड बना रखा था ना। तो सभी को मिलाकर के ये 1002 पेजेस की ये रिपोर्ट बनाई जाती है। और इतनी बड़ी रिपोर्ट जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब पेश की गई, उनकी टेबल पर रखा गया, तो इस पर बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हुई, बहस हुई, क्योंकि वहां पर ब्रिटेन में ना अलग अलग कंपनीज भी वहां पर आ रही थी जो इंडिया में आना चाहती थी ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन क्योंकि प्रॉमिस किया हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कि ठीक है नहीं जाएगी, ईस्ट कंपनी के अलावा कोई वहां पर नहीं जाएगी। तो अब वो भी क्वेश्चन करते थे कि देखो तुम्हारे कहने पर हम लोग यहाँ पर रुके, लेकिन इनका क्या हुआ? कंपनी लॉस में गई, इन्होंने आपको लॉस दिखाया ना, तो अगर तुम हमें जाने देते तो हम इसको प्रॉफिट और ज्यादा अच्छे से गेन करके देते। अब देखो, भरो तुम भुगतान। अभी भी हम कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला लो और इसकी जगह हमें भेज दो, हम बहुत ज्यादा फायदा तुम्हें देंगे, ठीक है। और बहुत सारी इस पर बहसबाजी होती है। तो साथ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर से भी जो है बातचीत की जाती है, उन पर भी केस फाइल किया जाता है। तो कुछ ब्रिटिश ऑफिसर जो थे वो अपने ऊपर एलिगेंस ना सहने की वजह से, किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई बिल्कुल ही छोड़कर भाग गया, ठीक है। तो जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस पर कार्रवाई शुरू होती है तो उनसे पूछा गया कि बताओ तुम्हारे पास आय से अधिक संपत्ति का जो ये लेखा जोखा है, ये कहाँ से, आय से अधिक संपत्ति तुम्हारे पास कहाँ से आई? तुम्हारी जितनी सैलरी है ना, मुझे नहीं लगता कि उस सैलरी में तुम लोग कोठे गाड़ी बंगला तुम ये खरीद लो। तो ये जो है पैसा कहीं ना कहीं तुमने भी गड़बड़ करी है, तो उनके ऊपर दोष लग जाता है, एलिगेंस लग जाता है। तो इतना बड़ा दोष, हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से खूब एफर्ट किया, लेकिन अगर ऊपर से ऐसा कोई एलिगेंस लगाया जाता है तो उनमें से किसी किसी को कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा हर्ट होता है इस चीज से, और इस तरीके से वो क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि तुमने ये जो काम किया है ये ठीक नहीं किया है। फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरी एक कमेटी बिठाई जाती है और वो इन्वेस्टिगेट करती है कि क्यों, कैसे और कब हुआ, ये सारी चीजें इसका पता लगाओ। अब ये ना इस तरीका का एक सीन दिखा रखा है हमारी एनसीईआरटी में, है ना। ये जो है एक हवेली का एक पुराना ये जो घर है, ये क्या है देखो, ये था
अंदुल राज पैलेस, ये इसका नाम क्या है, ये है अंदुल राज पैलेस, ठीक है। तो इस पैलेस का नाम जो है अंदुल राज पैलेस है। अब ये क्या था, इस पैलेस के पीछे क्या कहानी है, ध्यान से सुनना। तो द रुइंस, रुइंस क्या कहते हैं, ये जो टूटा फूटा हो गया है ना, इसका मतलब ये खंडर बन गया है, ठीक है। तो द रुइंस ऑफ द पैलेस, ये जो खंडर सा दिखाई दे रहा है, आर विजिबल साइन द एंड ऑफ द एरा। तो ये उस चीज का साइन है, ये उस चीज का प्रतीक है कि ये जो जमींदारी सिस्टम थी ना, अब वो एंड हो गई है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल वहां स्टैब्लिश हो गया है, और इस तरीके की जो पहले जमींदार वहां पर रूल किया करते थे, उनकी अपनी एक मोनोपोली थी, वो एरा खत्म हो गया, वो टाइम अब खत्म हो गया है। सो द सत्यजीत राय, क्या कह रहे हैं, सत्यजीत राय, फेमस फिल्म सत्यजीत राय की एक बहुत ही मशहूर फिल्म है जिसका नाम है जलसा घर, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आता है, जलसा घर ऑन द डिक्लाइन ऑफ द एरिस्टोक्रेट जमींदारी स्टाइल ऑफ लिविंग। लोग जो है, मतलब जमींदार जो थे, वो इस तरह के घरों में रहा करते थे। देखो कितना बड़ा घर होता था उनका, और इस तरीके से ऐसे घरों में रहकर वो अपनी लग्जूरियस लाइफ को स्पेंड किया करते थे। एंड वॉज शॉट इन अब्दुल राज पैलेस। और जब इस मूवी को जब फिल्माया गया था ना, इस पर जो मूवी बनी थी, वो इस खंडर में ही आकर इसको शूट किया गया था, ताकि लोगों को एक रियलिटी का पता चले कि जमींदार ऐसे घरों में रहते थे, और अब वो जमींदारी सिस्टम जो है वो उसका एंड हो गया है, और ब्रिटिश रूल वहां पर लागू हो गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, द अकाउंट ऑफ बुकानन। अब मैंने कहा कि 5th रिपोर्ट पर एक पूरी की पूरी कमेटी बिठाई जाती है, वो उस पर इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट हम देखेंगे बुकानन का भी। फ्रैंकिस बुकानन अंडरटुक द डिटेल सर्वे ऑफ द एरियाज अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो बुकानन था ना बच्चे, वो क्या था, बुकानन एक बाय जो प्रोफेशन था, वो क्या था, एक फिजिशियन था। क्या था, एक फिजिशियन का मतलब समझते हो, एक डॉक्टर था, ठीक है। तो वो क्या करते हैं Francis Buchanan undertook the detailed survey of the areas under the jurisdiction of the East India Company. तो बुकानन ना क्या था, एक फिजिशियन था, ठीक है। तो वो इंडिया में था, ठीक है। अब इंडिया में इसका बताया गया है, इंडिया में इनका जो टाइम पीरियड था, यानी कि जब वो आकर के कलकत्ता में अपनी सर्विसेज देते हैं, कौन थे ये, बुकानन। तो जैसे इसमें बताया गया कि फ्रैंकिस बुकानन वाज अ फिजिशियन, तो इनका जो टाइम पीरियड बताया गया है 1794 से। देखो 1793 में क्या हुआ था, परमानेंट सेटलमेंट लागू हो गया था। और जब बुकानन इंडिया आता है, तो वो कब से कब तक रहा इंडिया में, 1794 से लेकर के और 1815 तक क्या करता है, वो इंडिया रहता है, ठीक है। और वो कलकत्ता में ही क्या करता है, रहता है वहां पर अपनी जो, क्योंकि फिजिशियन था तो अपनी सर्विसेज वहां पर देता है। साथ साथ में हम देखेंगे इसमें कि वो जो लॉर्ड वेलेस्ली थे, उनके भी फिजिशियन थे, तो उनका भी ट्रीटमेंट उन्होंने किया। तो इस तरीके से उनकी एक अच्छी खासी पकड़ थी अपने मेडिकल फील्ड में। तो ये क्या करते हैं, लेकिन ये फिर बाद में चले जाते हैं, क्योंकि जब इनकी मदर की तबीयत खराब हुई तो वापस ये इंग्लैंड चले जाते हैं, फिर ये वापस नहीं आए। तो इन्होंने भी उस चीज को देखा होगा ना, कि जब ये इंडिया में रहे थे, आकर के रहे थे, कलकत्ता में इन्होंने एक जू भी बनाया था, है ना। तो खैर वो एक अलग मैटर है। तो जब ये कहने का मतलब, हम इन पर बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये उस टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ही मतलब कलकत्ता में रहे थे, वो सारी चीजों को देख रहे थे ना, जो भी उनके आसपास में हो रही थी। तो जब ये लॉस हुआ, ये जो 5th रिपोर्ट बनाई गई, तो कहीं ना कहीं उनकी भी तो बात सुनी जाएगी ना, उन्होंने भी तो वो चीजें देखी थी। तो इस पर बताया जाएगा कि जो ये जो फ्रैंकिस बुकानन थे, अंडरटुक द डिटेल सर्वे ऑफ द एरियाज अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इनके भी जो है एक तरीके से जो है वो इनकी बात को भी सुना जाएगा। तो बुकानन जर्नी वाज स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनी एंड इट वाज प्लान्ड अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। He had specific instructions about he had took for
एंड व्हाट ही हैड रिकॉर्डेड, तो उनके पास भी कोई ना कोई तो रिकॉर्ड होगा ना, उस रिकॉर्ड के बिहाफ पर ही अब इस पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। बुकानन ने ऑब्जर्व किया, बुकानन जहां पर भी रहता था या फिर इनको बोला गया कि तुम चीजों को देखो, क्योंकि ये वहां पर रहते थे ना, तो पार्लियामेंट से इनके आती है कि बुकानन को देखो जरा जा करके, बुकानन को बोला कि तुम वहां की चीजों को देखो कि एक्चुअल में वहां पर हो क्या रहा है, और एक पर्टिकुलर रिपोर्ट हमें बनाकर को, ताकि वो रिपोर्ट हम इससे मैच कर सके कि तुम्हारी रिपोर्ट और इनकी रिपोर्ट दोनों में कॉमन चीजें हैं या नहीं है। तो इस तरीके से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। तो बुकानन ऑब्जर्व द स्टोन, रॉक, डिफरेंट लेयर्स, सोयल, मिनरल्स एंड स्टोन दैट वर कमर्शियली वैल्यूएबल। तो इन्होंने आकर देखा कि क्या करते हैं कि इंडिया में तो इतनी सारी वहां के रॉक्स हैं, सॉइल्स हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर प्रॉफिट गेन किया जा सकता है, जहां से तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों लॉस में आई, इतनी सारी प्रॉफिटेबल चीज के होते हुए क्यों ये ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस में आई। तो इनके ऊपर जो है वो पूरी की पूरी रिसर्च की जाती है और वो बुकानन एक रिपोर्ट बनाकर देता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पेस्ट्रल एरियाज ऑफ बंगाल। जब बुकानन इसमें जाता है, क्या बोलते हैं, पहाड़िया हिल्स पर जाता है, तो वहां के लोग उनको देख कर ना सहम गए थे, डर गए थे। क्यों डर गए थे? क्योंकि इनसे पहले जो भी पहाड़ियों की तरफ या फिर राजमहल हिल की तरफ जो भी ब्रिटिशर्स गए थे ना, तो वो उनके साथ में बहुत ज्यादा बैड ट्रीट किया करते थे। मतलब उनको मारना पीटना होता था, उनको शूट कर देना होता था, या फिर उनके साथ में बैटल करना होता था, मतलब लड़ाई वगैरह करते थे, तो उनको बहुत ज्यादा पनिश किया जाता था। तो इस वजह से वो डरे हुए थे कि कहीं दोबारा से कोई आकर के, कोई अंग्रेज आकर के उनको दोबारा से परेशान ना करे, उनको दोबारा से मारे पीटे ना। तो जब ये जाता है, बुकानन जाता है राजमहल हिल्स की तरफ, तो पहाड़ियां इनको देखकर एक बार तो सहम जाते हैं, लेकिन जब ये जाता है वहां पर, तो फिर धीरे धीरे चीजों को देखते हैं कि राजमहल हिल्स पर जो पहाड़ियां थे, है ना, तो ये राजमहल हिल्स थी, आप देख रहे हो ये पूरा जो है वो राजमहल हिल्स का ही है। तो इसके इस वाले एरिया में कौन रहते थे? पहाड़ियां रहते थे। सो विद द ग्रेजुअल पैसेज ऑफ टाइम सेटल द कल्टीवेशन एक्सपेंडेड एंड रीच द एरिया ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्वेलोइंग अप द पैस्चर एंड द फॉरेस्ट इन द राजमहल हिल्स। तो बुकानन जो है वो इस एरिया में जाता है, कहां पर? राजमहल के इस एरिया में जहां जाता है जहां पर कुछ लोग रहते थे जिनको पहाड़ियां कहते थे, वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे, ठीक है, और हंटिंग गैदरिंग किया करते थे। तो काफी सारी चीजें, काफी सारी फॉरेस्ट एक्टिविटी किया करते थे राजमहल हिल्स पर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज डन विद द हेल्प ऑफ हो। अब ये हो क्या होता है? जैसे वो बोलते हैं ना, जो वो होती है कस्सी फावड़े वगैरह होते हैं, तो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, यानी कि जो पहाड़ियां थे, उन्होंने देखा कि ये लोग ना फॉरेस्ट को क्लियर करके और उसे कस्सी फावड़ा जो भी होता है उसकी मदद से उसको प्लो कर रहे हैं, और फिर उसमें थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर लेते हैं, इनका गुजारा चल रहा था। तो हो वाइल द सेटल्ड कल्टीवेशन वाज डन थ्रू द प्लो, और जो वहां पर उसके बाद में सेटल्ड कल्टीवेटर्स आएंगे, सेटल्ड कल्टीवेशन होगा जो कि प्लो से जो है वो किया जाएगा, क्या बोलेंगे उसको, प्लो किया जाएगा, किससे? हल से खेतों की जुताई की जाएगी। और ये लोग क्या करते थे? हो से, कस्सी फावड़े से उसकी जुताई करते थे। देखो ये जो हिली एरियाज होता है ना, इसकी मिट्टी में कंकड़ पत्थर बहुत होते हैं, तो यहाँ पर अगर हल चलाया जाएगा तो वो हल नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट मारने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है स्टोन हार्ड होते हैं, और जब वो मिट्टी में दब जाते हैं तो उसको पुल करने में, उसको खींचने में, चाहे वो बैल से खींच रहे हैं चाहे वो खुद से खींच रहे हैं, तो उसमें काफी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो ये वो लोग होंगे ना जो इस एरिया में रहेंगे, तो वो क्या करेंगे? हो एग्रीकल्चर करेंगे, और जो इस प्लेन एरिया में रहेंगे वो प्लो से एग्रीकल्चर करेंगे। समझ में आ गई दोनों बात? अब जो मेन मुद्दा है वो क्या है? बहुत सारे बच्चों को इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो है वो प्रॉब्लम होती है कि ये क्या होती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है कि ये जो पहाड़िया लोग थे, या फिर कोई और भी आप लगा लो, ठीक है, जो ये होंगे वो एक जंगल, जो फॉरेस्ट ड्वेलर होंगे, तो एक जगह पर रह करके ये वहां की जमीन को क्लियर करते हैं और उस पर जो है वो हो वगैरह से थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी कर लेते हैं। कुछ दिन यहाँ रुकने के बाद जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, उसकी उपजाऊ शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है, प्रोडक्शन अच्छा नहीं निकलता है, तो ये शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी जगह पर। यहाँ पर थोड़े दिन रुकेंगे, यहाँ खेतीबाड़ी करेंगे, यहाँ की सॉइल की वो जो कम हो जाएगी, फर्टिलिटी कम हो जाएगी, उसके बाद में फिर दूसरी जगह। तो ये आप देख रहे हो ना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। क्लियर? एक तरह से ये भी होता है, जूम कल्टीवेशन भी इसी के अंडर में आती है। तो जूम कल्टीवेशन क्या होता है? जूम कल्टीवेशन होता है कि जहां पर इन्होंने अपने जो है वो लैंड पर एग्रीकल्चर की है,
तो क्या होता था, जैसे मान लो उन्होंने वीट की एग्रीकल्चर कल्टीवेशन की है, तो वीट की कल्टीवेशन के बाद में उसकी जो हार्वेस्टिंग होती है, उसका फ्रूट तो ठीक है निकाल लेते हैं, मतलब उसका अनाज तो अपने वहां पर रख लेते हैं, जो उसका स्टेम बचता है ना, जो उस प्लांट का जो नीचे वाला पोर्शन बच जाता है, उसको क्या करते हैं, उसको बर्न कर देते हैं, उसको आग लगा देते हैं, ठीक है। उसको बर्न करने के बाद में उसकी जो राख होती है ना, उसको मिट्टी में ही ऐसे ही मिला, मतलब छोड़ देते हैं, ताकि वो राख जो है, ऐश जो है, वो मिट्टी में मिल जाए, और उनको जो प्लांट को आगे जो वो खेती करेंगे, जो भी कल्टीवेशन करेंगे, तो प्लांट को ग्रो करने में उनको अच्छे से अच्छे जमीन से मिनरल्स मिल जाए। खास करके ऐश में जो है वो पोटैश ज्यादा होती है, ठीक है, क्या होती है, पोटैश ज्यादा होती है, और उस पोटैश की वजह से प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। क्लियर। नेक्स्ट, द हिल्स ऑफ द राजमहल। तो फ्रैंकिस बुकानन एक फिजिशियन थे, ठीक है, एंड ही गेव एन अकाउंट अबाउट इट। और उन्होंने राजमहल हिल्स पर जब वो गए तो पूरी की पूरी अपनी एक रिपोर्ट बनाई वहां जाकर के। ओरिजिनली इन द राजमहल हिल्स पहाड़िया, तो जो इसके ओरिजिनली जो वहां के रहने वाले थे वो कौन थे, पहाड़िया लोग थे, जो पहले से ही वहां पर रह रहे थे। दे लिव्ड ऑन द, अब क्वेश्चन आता है कि पहाड़ियों के काम क्या थे, पहाड़ी लोग क्या क्या काम करते थे, तो हंटिंग करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, वो लोग फूड गैदरिंग भी किया करते थे, एंड वाज इंटीमेटली कनेक्टेड द फॉरेस्ट, और वो फॉरेस्ट से कनेक्ट रहते थे। इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी ब्रिटिश एनकरेज द फॉरेस्ट क्लियरेंस जमींदार एंड द जोतेदार। तो फिर बाद में क्या होता है कि लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब कि आप ये लगा लो 1798 का समथिंग कुछ एरा चल रहा था, या 80s का कुछ एरा चल रहा था। तो उसमें क्या होगा, 18th सेंचुरी में एक और कम्युनिटी आकर के वहां पर ना रहने लगती है, इस प्लेन एरिया में रहने लगती है, ठीक है। यहाँ पर तो कौन रह रहे थे, पहाड़िया लोग रह रहे थे, इधर आकर के कौन रहेंगे, सांथाल लोग रहेंगे। तो ये जो सांथाल लोग होंगे ये कब आएंगे, ये जो होंगे वो ये जो होंगे सेटल्ड कल्टीवेटर्स होंगे। तो ब्रिटिश एनकरेज द फॉरेस्ट क्लियरर्स। अब जो ब्रिटिशर्स होंगे, इनके आने के बाद इनको बोलेंगे कि भाई देखो ये तुम्हारा, हमारी तरफ से ये तुम्हें लैंड दी जाती है, तुम इसको साफ सफाई कर लो, अपना कल्टीवेशन करो, आराम से रहो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये है कि प्रोडक्शन जो तुम्हारा निकलेगा ना उसमें से थोड़ा बहुत हमें दे देना। तो बेला फुसला करके उनको वहां पर सेटल्ड कर दिया। तो जमींदार एंड द जोतेदार एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो स्टार्टेड टू टर्न द अनकल्टिवेशन लैंड इनटू द फॉरेस्ट राइस। तो जो बेकार पड़ी हुई जमीन थी, जो अनकल्टिवेटेड लैंड थी, अब उसको राइस फील्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, कि उनको एक तरह से इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि देखो तुम लोग यहाँ पर खेती करोगे ना तो उससे तुम्हारा भी बहुत फायदा होगा, और तुम्हारे प्रोडक्शन को हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा पैसों में खरीदेंगे, तुम्हारे पास पैसा आएगा और तुम अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर पाओगे। सेटल्ड एग्रीकल्चर एक्सटेंडेड द एरिया अंडर द फॉरेस्ट एंड द पैस्चर कंट्रैक्टेड। अब ये लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे पहले थोड़ी सी जमीन पर अपनी कल्टीवेशन करेंगे, फिर धीरे धीरे इनके मन में भी लालच आता चलेगा, प्रोडक्शन अच्छी निकलेगी, फिर थोड़ा सा अपना एरिया धीरे धीरे ये आकर के बढ़ाते रहेंगे, तो इनके पास ना अच्छी खासी जमीन हो जाएगी, ठीक है। और क्या करेंगे, एग्रीकल्चर बिजी होने के वजह से धीरे धीरे लोग जो है वो, इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ने लगेगी, लोग वहां सेटल्ड हो जाएंगे तो पॉपुलेशन भी बढ़ने लगेगी, पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी तो वो काम जो है वो और ज्यादा करने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखी गई है कि द शार्पन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पहाड़िया एंड सेटल्ड कल्टीवेटर्स। आए दिन इन ये जो ऊपर पहाड़िया रहते थे और ये जो सांथाल रहते थे ना, इनमें कोई ना झगड़ा चलता रहता था। किस बात को लेकर के, कि ये लोग क्या करते थे, ऊपर जाने के लिए ना इस रास्ते से निकलते थे, ठीक है, इस रास्ते से निकलते थे, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, पहाड़िया लोग इनको रोकेंगे, भाई तुम हमारे उससे क्यों जा रहे हो, नहीं आने जाने देते थे, क्योंकि इनको डर लग रहा था कि कहीं दोबारा से इनको कोई मारा पीटा ना जाए, या ये लोग हमें अपने प्लेस से डिस्प्लेस ना कर दे। तो ये लोग अपने एरिया में किसी को आने नहीं देते थे, ठीक है। और ये क्या करते थे, इनके पास में एनिमल्स थे, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा था ना कि इनके पास में क्या थे, ये जो पेस्टुलेशंस भी किया करते थे, एनिमल हस्बेंड्री भी यानी कि पशुपालन भी किया करते थे। अब इनके पशु जो है वो इन सांथास के खेतों में आकर कोई ना कोई नुकसान कर दिया करते थे, ये भी इनकी एक लड़ाई का रीजन था। ऊपर से जो पानी आता था, नीचे वो पानी को बंद कर दिया करते थे, बीच में ही रोक देते थे, इनके पास नीचे तक पानी नहीं आता था। तो आए दिन किसी न किसी काम को लेकर के इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था, ठीक है। तो अराउंड 1780s की बात है, 1780s की बात है, सांथाल केम इनटू द एरिया। तो सांथाल क्या होते हैं, उस एरिया में आ जाते हैं, दे क्लियर द फॉरेस्ट एंड प्लो द लैंड, और फिर वो लैंड को प्लो करते हैं, खेतों की जुताई करने के बाद, उस लैंड को प्लो करने के बाद वहां पर खेती बाड़ी करने लगते हैं।
सांथाल बिकेम द सेटलर्स। अब जो सांथाल होंगे जो कि 1780s के दशक में आएंगे, ये वहां क्या बन जाएंगे, ये सेटलर्स बन जाएंगे। सेटलर्स कौन होते हैं, वहां के जो परमानेंट सेटल्ड पर्सन होते हैं, जो वहीं पर बसने लग जाते हैं परमानेंट तरीके से। अब वो जो हमने देखा था ना शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव ऑन करते थे। अब ये लोग वैसे नहीं करेंगे। इन लोगों ने जहां पर अपनी खेती बाड़ी शुरू कर दी, ये वहीं पर अपना रेजिडेंशियल एरिया जो है बना लेंगे और वहीं पर सेटल हो जाएंगे परमानेंटली। तो जमींदार एंड द ब्रिटिशर्स आफ्टर हैविंग द फेल्ड द सब्ड्यूड द पहाड़िया एंड द ट्रांसफर देम। अब जैसे जमींदारों ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने और जोतेदास ने पहाड़ियों को जब ये प्रपोजल दिया कि तुम थोड़ा बहुत जो है वो हमें एग्रीकल्चर का थोड़ा बहुत रेशियो परसेंटेज जो है प्रोडक्शन का हमें दे दिया करना, तो अब पहाड़ियों ने तो मना कर दिया, हम नहीं मानने वाले तुम्हारा, मेहनत करें हम और तुम लेकर जाओ। तुम क्यों, हम तो स्टार्टिंग से यहाँ पर रह रहे हैं, तुमने हमें कुछ दिया हो बदले में तो भी हम कोई काम सोचे कि तुम्हारे लिए हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन हम तो पहले से ही यहाँ रह रहे हैं, तुमने थोड़ी ना हमें जमीन दी है, आप रेवेन्यू उससे लीजिए जिसको आपने जमीन दी है, हमारे से कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या करते हैं, उनके काम को मना कर देते हैं, ठीक है। और यही प्रपोजल लेकर जब वो सांथाल के पास जाते हैं तो सांथाल के हेड ने उनको ओके कर दिया, ठीक है, ओके कर दिया कि ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बातों में आकर के और उन्होंने डील पक्की कर ली, फाइनल कर ली। अब ये जो सांथाल जो रहते थे ना, इधर जो रहते थे प्लेन एरिया की तरफ, तो जब ये मंडी में अनाज सेल करने के लिए जाते थे तो इनको बोला गया कि तुम्हारे अनाज को हम लोग बहुत ही हाई रेट पर लिया करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं, मतलब ठीक ठाक से उनको प्राइस दे दिया करेंगे और तुम तो अपनी कल्टीवेशन जो है वो अच्छी तरीके से करो। तो सांथाल अपीयर टू बी द आइडियल सेटलर, तो उनके लिए सांथाल जो है वो एक आइडियल सेटलर्स बन जाएंगे। क्लियर द फॉरेस्ट एंड प्लो द लैंड आफ्टर द लैंड वॉज ग्रांटेड। जब इनको लैंड मिल जाती है सांथाल्स को, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इंक्रीज exponentially and their villages also increase in number। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो गांव, छोटे छोटे गांव बनने लग जाएंगे, ठीक है। पहले 10 लोग थे, फिर 50 लोग हो गए, फिर 100 लोग हो गए, फिर 1000 लोग हो गए। इस तरीके से वो छोटे छोटे गांव भी उसमें बनने लगेगी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, राइट। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम स्टार्टेड। अब जब वहां छोटे छोटे गांव बनने लगेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब फिर इन गांव पर इंपोज करने लगेगी रेवेन्यू को। देखो ना, हर जगह से वो अपना प्रॉफिट देख रहे हैं कि कहां से हमारे पास जो है वो पैसा आ सकता है, कहां से हमारे पास रेवेन्यू आ सकता है। तो पहले तो इनको लालच दिया जाएगा, लेकिन इनको थोड़ी ना पता था कि इनके साथ में भी ऐसा होगा जैसे वो पहले जो है वो सिटीज और टाउन में करते थे, या फिर उनके अंडर में जितने भी एरियाज आते थे वहां पर रेवेन्यू लेते थे। तो a new revenue system started. In the 19th century, the British company was keen to expand its financial resources in annexed territories through other temporary revenue settlement policies. 1793 में जब परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ था, ठीक है, जिसके चलते जमींदार को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, मतलब काफी कुछ नुकसान हुआ था। अब परमानेंट सेटलमेंट को एक तरीके से बंद कर दिया जाएगा कि यार छोड़ो, चलो। एक तरह से उनको भी नुकसान हो रहा था कि अगर किसानों की फसल अच्छी हो रही है और हमारे पास तो फिक्स है, अगर अच्छी हो रही है तो हम उसमें अच्छा रेवेन्यू भी तो ले सकते हैं, तो इस परमानेंट सेटलमेंट को हटा देंगे। इसकी जगह पर एक और नया सेटलमेंट लागू करेंगे जिसको कहा जाएगा क्या, जिसको कहा जाएगा रैयतवाड़ी, जिसको कहा जाएगा रैयतवाड़ी। तो ये जो रैयतवाड़ी होगा ना, ये क्या होगा कि जो एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जमींदार थे और फार्मर्स थे। तो अभी फार्मर्स को हटा करके जो फार्मर्स होंगे, पीजेंट्स होंगे, इनका डायरेक्ट कनेक्शन किससे हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी से। और पीजेंट्स और जमींदार, इनको फार्मर को क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है रैयत, ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है रैयत। और इसी रैयत की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। और ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम है ये कहां पर लागू किया जाएगा, ये डेक्कन के साथ में, मतलब जो महाराष्ट्र वाला साइड है ना, तो साउथ में साइड है, वहां पर इसको लागू किया जाएगा। देयर वॉज द सो बिकॉज आफ्टर द 1810 एग्रीकल्चर प्राइजेस रो। तो जैसे जैसे 1810 के आसपास में एग्रीकल्चर के प्राइस रोज हुए, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा निकला, तो उसके प्राइस भी जो है वो क्या होंगे, एग्रीकल्चर प्राइस रोज, तो एग्रीकल्चर के प्राइस जो है वो बढ़ेंगे। देखो इसमें थोड़ा सा आपको
यूनिवर्स जो मेथड होता है ना, यूनिटरी मेथड होता है, थोड़ा सा वो देखकर चलना पड़ेगा। वो क्या होता है कि कोई चीज जब मार्केट में ज्यादा होती है तो उसके प्राइस डाउन हो जाते हैं। अब एग्रीकल्चर अच्छी हो रही थी तो उसके प्राइस क्या करेंगे, मार्केट में उसके डाउन हो जाएंगे। समझ रहे हो बात, नहीं समझे हो? मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर पहली बार एक कंपनी ने बनाया होगा, ठीक है, उस एक ही कंपनी ने बनाया तो मार्केट में इसकी डिमांड बहुत थी। यार एक ही कंपनी बना रही है तो वो चीजें महंगी देगी ना, ठीक है। अब इसी मार्कर को 4 कंपनियों ने बना लिया, अब मार्केट में मार्कर बहुत ज्यादा आने लगे, प्राइस हो जाएगा कम। समझ गए, बिल्कुल सही, ठीक है। और क्या होगा, इसी वजह से यहां पर देखा जा रहा है कि बंगाल जमींदार बट नॉट प्राइस, जो इसके एग्रीकल्चर के प्राइस होंगे वो रोज होंगे एंड एनलार्ज द इनकम ऑफ द बंगाल जमींदार। तो ऐसा होगा कि एक टाइम में बंगाल में फेमाइन आ जाएगी, ठीक है, महामारी आ जाएगी, जिसके चलते मतलब एक प्लेग के चक्कर में महामारी आ जाती है, पूरी फसल खराब हो जाती है। तो साथ साथ में ये ऐसी बीमारी थी जिससे लाखों पशु जो है वो भी मारे गए थे, मतलब 90% पशु भी मारे गए थे और 50% लोग भी मारे जा रहे थे। तो एक कितनी बुरी तरीके से वहां पर फेमाइन आ गया था, जिसके चलते एग्रीकल्चर के प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं, लोग जो है वो भूखे मरने लगे। भूखे मरेंगे तो खाने की डिमांड, गेहूं की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। देयर वाज ड्यू द परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी इन विच द रेवेन्यू डिमांड वाज फिक्स्ड एंड द, तो मैंने बताया ना कि अगर वो फिक्स कर दिया जाएगा तो उनको प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। पॉलिसीज ऑफ द ऑफिसर्स वर ऑल्सो शेप द इकोनॉमिक थ्योरी दे सिमिलर। अब इसके चलते ना एक इंग्लैंड के इकोनॉमिस्ट होंगे जिनका नाम था डेविड रिकार्डो। तो ये बताएंगे कि हमें ना ये जो लैंड पॉलिसी है, ठीक है, इसको हम थोड़ी देर टाइम के लिए साइड करते हैं, इससे ना प्रॉफिट हो रहा है ना हमें लॉस हो रहा है, हमें तो प्रॉफिट गेन करना है ना। और प्रॉफिट गेन करने के लिए एक नई पॉलिसी का आइडिया देते हैं जिसका नाम बोला जाता है इनका रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे, कौन, डेविड रिकार्डो। तो इन 1820s ऑफिशियल वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डेविड रिकार्डोज आइडिया। तो 1820 के आसपास में डेविड रिकार्डो के आइडिया से ये लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे और रैयतवाड़ी सिस्टम को लागू करेंगे, जिसमें सीधा कनेक्शन रैयत का, फार्मर्स का ईस्ट इंडिया कंपनी से हो जाएगा। वो डायरेक्ट रेवेन्यू पे करेंगे इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। रेवेन्यू डिमांड एंड द पीजेंट्स डेब्ट, ठीक है। अब कहते हैं ना ब्रिटिशर्स के मुंह खून लग गया था, है ना, कहने का मतलब अब उनके मन में और लालच आने लगा था, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, गांव बढ़ रहे थे, गांव के लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे, अच्छा खासा टाइम चल रहा था, लेकिन उनके मन में धीरे धीरे लालच आता जाएगा, ये रेवेन्यू को और ज्यादा हाई कर देंगे, ठीक है। अब उनके ऊपर ना जो रेवेन्यू धीरे धीरे हाई करते चले जाएंगे तो अब गांव वाले बहुत परेशान हो जाएंगे, और इसी परेशानी के जैसे वो लोग गांव छोड़ करके और क्या करेंगे, फॉरेस्ट की तरफ जाने लगेंगे, ठीक है, गांव छोड़ छोड़ के फॉरेस्ट की तरफ जाने लगेंगे। रेवेन्यू डिमांड ऑफ वेरी हाई व्हेन द हार्वेस्ट फॉर पुअर, रेवेन्यू डिमांड को बहुत ज्यादा हाई कर दिया जाएगा। हालांकि हार्वेस्ट उस टाइम में बहुत ज्यादा पुअर थी, बहुत ज्यादा फसल अच्छी नहीं हुई थी, ठीक है, लेकिन फिर भी उनका रेवेन्यू डिमांड जो थी वो हाई थी। उन्होंने लोगों के बारे में नहीं सोचा कि कैसे पे करेंगे, उनको तो अपने रेवेन्यू से मतलब था, ठीक है। सो इट वाज इम्पॉसिबल टू पे व्हेन द पीजेंट फेल्ड टू पे रेवेन्यू, हिज क्रॉप्स वर सीज। तो जो कोई थोड़ी बहुत उनके खेतों में अनाज होता था तो वो पूरा अनाज सीज कर लेते थे, या तो तुम लोग हमें चुपके से मतलब फौरन हमें रेवेन्यू दे दो, अदरवाइज तो तुम्हारी पूरी की पूरी ये जो हुई है प्रोडक्शन आई है, इसको पूरी की पूरी क्रॉप्स को हम सीज कर देंगे, सारी फसल हमारी हो जाएगी। फाइन वाज इम्पोज्ड ऑन द होल विलेज। तो या तो चुपचाप से, जैसे वो आता था ना, आपने शोले मूवी देखी होगी, गब्बर सिंह आता था तो गांव वाले अपने घरों के बाहर ना एक एक अनाज की बोरी रख दिया करते थे, तो वो उनके आदमी आते थे, वो बोरी उठाकर दे देते थे। अगर किसी घर के आगे कोई अनाज की बोरी नहीं दिखाई देती थी तो इसका भुगतान सारे गांव वालों को भुगतना पड़ता था, इसलिए चुपचाप डर के मारे वो रख देते थे। सेम ऐसे ही थे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, ये गब्बर थी, और गांव वाले क्या थे, वो बेचारे चूजे थे, तो डर के मारे उनके सामने रख दिया करते थे, ठीक है। बट इन द 1830 प्राइस फेल शार्पली, लेकिन 1830s में क्या होता है कि ये जो एग्रीकल्चर के प्राइस थे ना ये बहुत ज्यादा फेल डाउन हो जाते हैं। फेमाइन स्ट्रक ड्यू टू द, तो क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इससे जो है काफी जब ये फेमाइन आने की वजह से, प्लेग आने की वजह से 1/3 कैटल जो है, अब 100 में से 75 कैटल जो है वो मारे जाते हैं, 50% पॉपुलेशन भी डेड हो जाती है। और क्या था, कोई मतलब नहीं था, बट द प्रॉब्लम बिकेम वेरी सिवियर
बट अनपेड रेवेन्यू माउंटेड, लेकिन पेड वैसे का वैसा ही, मतलब ये जो पे होगा रेवेन्यू टैक्स जो होगा वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई कमी बड़ी नहीं की जाएगी। हालांकि बढ़ा देंगे लेकिन घटने का नाम वो नहीं ले रहे थे, बस रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू, एनी हाउ वी वांट रेवेन्यू, राइट। सो इन दीज कंडीशन मेनी पीजेंट डिजर्टेड देयर विलेज एंड माइग्रेटेड टू द न्यू प्लेसेस, और नई नई जगहों पर ये जाने लगे थे क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। द रिवोल्ट इन बॉम्बे डेक्कन, अब इस परेशानी की वजह से देखो क्या होता है, कभी ना कभी तो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा फूटेगा। अब वो पाप का घड़ा कैसे फूटेगा कि बहुत हो गया यार तुम्हारा, ठीक है, बहुत तुमने अपनी मनमानी कर ली, बहुत तुमने हमारे ऊपर प्राइस जो है वो हमारे ऊपर रेवेन्यू इंपोज कर दिया, हाई रेवेन्यू इंपोज कर दिया। कब तक सहेंगे? एक ना एक दिन आएगा कि जब गांव वाले उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, नहीं सहा जाएगा। कितना सहेंगे? एक लिमिट होती है सहने की, अब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है, राइट। और उसके बाद वन ऑफ द वे एक्सप्लोर व्हाट वाज हैपनिंग इन द एरिया ऑफ बॉम्बे डेक्कन, इट इज टू फोकस ऑन द रिवोल्ट ऑफ दैट एरिया। अब क्या होता है, वहां पर गांव वाले क्या कर देते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं। रिबेज एक्सप्रेस देयर एंगर एंड फ्यूरियस, अब उनका सारा का सारा गुस्सा निकलता है जमींदार के ऊपर, साहूकारों के ऊपर, जोतेदार के ऊपर और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। तो रिवोल्ट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन, अब जो वो रिपोर्ट बनाई गई थी ना, किसकी, ये जो 5th रिपोर्ट बनाई गई थी, उसमें इस चीज को भी मेंशन किया गया था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना था ना कि ये चीजें क्यों हुई, कंपनी लॉस में आई है तो क्यों आई है, क्या चीज हुई थी, सारी बातों को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, पता लगाया जाएगा। ये भी चीजें, ये भी बातें उसे मेंशन की गई कि वो रिवोल्ट क्यों हुआ था। द रिवोल्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ द पीजेंट, तो पीजेंट की लाइफ बहुत ज्यादा उन्होंने मिजरेबल की हुई थी, बदतर की हुई थी, बहुत ज्यादा दुखी बनाया हुआ था उनकी लाइफ को। इवेंट एसोसिएटेड विद द विद रिवोल्ट सरप्रेस कंट्रोल द रिवोल्ट, तो ये जो रिवोल्ट हुआ था ना, इसको सरप्रेस करने की कोशिश की गई। अंग्रेज थोड़ी ना चुप बैठेंगे, तो जब ये जैसे ही विद्रोह हुआ तो इसको दबाने की कोशिश की जाएगी, लोगों को मारा पीटा जाएगा, उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है, और क्या किया जाएगा, बहुतों को निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से होंगी उसको सरप्रेस करने में। Inquiries about the revolt produce the result that can be explored by the historian। अब इसकी जो भी इंक्वायरी कमेटी बैठी थी और उन्होंने जो भी रिपोर्ट बनाई, तो हमारे हिस्टोरियन ने उसको हिस्ट्री में मेंशन किया कि ये यूं हुआ था रिवोल्ट। Through the 19th century, peasants in the various part in India रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द मनी लेंडर। अब ये जो 19th सेंचुरी में जो पीजेंट थे, इन्होंने ही क्या किया, पीजेंट्स इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया रोज इन रिवोल्ट, तो काफी मतलब वेरियस पार्ट, अलग अलग भागों में इस तरह के रिवोल्ट कर देते हैं, ठीक है, कि क्यों ये हम पर इतना इंपोज कर रही है टैक्स, और ना पे करने के जैसे उनको मारा पीटा जाता है, तो कब तक सहेंगे। आवाज उठानी शुरू कर दी, हालांकि उनको सरप्रेस भी कर दिया क्योंकि छोटे से लेवल पर था ना, तो इनके लिए इजी था उनको सरप्रेस करना, ठीक है। सो इन रिवोल्ट अगेंस्ट द मनी लेंडर, इनका जो रिवोल्ट था वो मनी लेंडर यानी कि साहूकारों के अगेंस्ट था और ग्रेन डीलर्स के अगेंस्ट था। ग्रेन डीलर कौन होते हैं कि उनका अनाज लेते तो बहुत कम पैसों में थे, लेकिन खुद जब उसको मंडी में सेल करने जाते थे तो उनके डबल ट्रिपल प्राइस होते थे। अब ये इनजस्टिस थोड़ी ना सहेंगे गांव वाले, अब उन्होंने आवाज उठाई। तो इन 1870 द रिवोल्ट अकर्ड, ये रिवोल्ट कब हुआ था डेक्कन में, ये हुआ था 1875 में। मूवमेंट बिगिन द सूपा, ये जो मूवमेंट होता है, ठीक है, एक मूवमेंट चला, ठीक है, एक आंदोलन चला, कहां पर, बिगिन एट सूपा। सूपा कहां पर है, ये सूपा विलेज है जो कि पूना का है, ठीक है, जो कि पूना का है, जिसको पुणे बोलते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है, इन 1895 where the riots from the surrounding rural areas gathered attacked the shopkeeper। तो उन्होंने क्या किया, इस सूपा विलेज में शॉपकीपर की शॉप को लूट लिया गया। डिमांडेड देयर बही खाता, तो उनसे बोला ओ अपने बही खाता निकालो, रिकॉर्ड बुक निकालो अपनी, ठीक है, क्योंकि उनमें गांव वालों के लिए जबरदस्ती उनसे साइन करवाए गए थे कि हमने जो है इतना तुम पर उधार लिया। अपनी मनमानी ही लिख दिया करते थे क्योंकि गांव वाले तो पढ़े लिखे नहीं थे और मनमानी उन पर लिख दिया करते थे। वो गांव वालों को पे करना होता था, नहीं पे करते थे तो उनके ऊपर उनको मारा पीटा जाता था और ज्यादा उनके ऊपर टैक्स इंपोज कर दिया जाता था। तो वो रिकॉर्ड बुक को लेना उनके लिए बहुत जरूरी हो गया था और जैसे उन्होंने डिमांड करी रिकॉर्ड बुक को देने की, बही खाते की लेकर के, जब उन्होंने नहीं दिया तो सारी की सारी दुकान ही जला डाली, शॉप ही जला डाली, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उनकी शॉप्स जला डाली, उनके बंगलोज, उनके जो भी हवेलियां वगैरह थी सब जला डाले। ना तो तुम रहोगे और ना तुम्हारे ये जो है वो चेले चपाटे रहेंगे, जिसकी वजह से तुम इतना अपना यहाँ पर अपनी
पावर शो कर रहे हो। अकाउंट बुक एंड द डेप्थ बुक, रैयत बर्न द खातास, लूटेड द शॉप एंड द फ्यू इंस्टेंट बर्न द हाउसेज ऑफ द साहूकार। कॉटन एंड इट्स ग्लोबल कंडीशन, लेकिन इसको फिर जल्दी ही सरप्रेस कर दिया गया। ठीक है, अब इंडिया के थोड़े से अच्छे दिन आते हैं, थोड़े से अच्छा लग रहा है ना सुनने में, इतना कुछ सहने के बाद इंडिया में थोड़े से अच्छे दिन आते हैं। अच्छा, जब ये रिवोल्ट हुआ ना, जब ये रिवोल्ट हुआ तो क्या किया गया, थोड़ी सी यहाँ पर इनके लिए सांथाल्स के लिए सोचा गया था। ठीक है, और इनको जो है क्या दिया गया, इनको सांथाल्स का जो रिवोल्ट हुआ था ना, सांथाल रिवोल्ट हमने देखा कि सिंधु मांझी ने सांथाल रिवोल्ट किया था, वो उनके क्या थे, वो उनके लीडर थे। तो उनके इस एक्शन पर उनको एक थोड़ी सी रिबेट दी गई, थोड़ी सी छूट दी गई कि उनको रहने के लिए वहां पर जो एरिया दिया गया उसको क्या कहा जाता है, जल्दी से बताओ उनको क्या कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, मैंने क्या पूछा है, सांथाल्स को जो जमीन दी जाती है, ठीक है, अ लैंड वेयर द सांथाल, ठीक है, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ डेक्कन, तो जो डेक्कन में सांथाल्स ने रिवोल्ट किया, सॉरी सांथाल्स का जो रिवोल्ट हुआ था, तो उसके चलते उनको ना थोड़ा सा एरिया दे दिया जाता है रहने के लिए। तो उस एरिया को क्या कहा जाएगा, जो लोग गांव से निकल करके जा रहे थे ना, गांव से निकल करके दूसरी जगहों पर जा रहे थे, रिवोल्ट कर दिया उन्होंने, तो उस रिवोल्ट का थोड़ा सा असर ये हो जाएगा कि उनको ना अब वो एरिया दे दिया जाएगा रहने के लिए। ठीक है, अब उस एरिया को क्या बोला जाता है, तो वो मुझे आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। ठीक है, क्लियर है। नाउ तो मैंने क्या कहा यहाँ पर, मैंने कहा कि बॉम्बे डेक्कन में रिवोल्ट होने के बाद फिर उसके बाद ना क्या होता है कि कॉटन एंड इट्स ग्लोबल कंडीशन, तो 1861 की बात है, 1861 की बात है कि इंडिया के थोड़े से अच्छे दिन आते हैं। कैसे आते हैं, 1861 तक ब्रिटेन जो था, 1861 तक ब्रिटेन जो था वो क्या लेता था, ब्रिटेन जो है वो कॉटन लेता था, कहाँ से, कॉटन को सप्लाई करवाता था अमेरिका से। कहाँ से करवाता था, अमेरिका से। ठीक है, क्या करवाता था, अमेरिका से वो करा था, दामिने को। बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर होगा दामिन ए को होगा। ठीक है, क्या होगा, दामिन ए को। ठीक है, ये क्या होगी, सांथाल्स की, सांथाल्स एरिया होगा जिसको कहा जाएगा दामिन ए को। ठीक है, और ये जो मनी लेंडर्स होंगे, ठीक है, जो साहूकार होंगे, मनी लेंडर्स एक ही को होते हैं, साहूकारी को बोलते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको डीकू कहा जाता है। एक वर्ड ये भी सुन लो, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, डीकू कहा जाता है। ठीक है, डीकू कौन होंगे, डीकू होंगे जो मनी लेंडर्स होंगे, उनको कहा जाता है डीकूज, डीकूज कह लो, मनी लेंडर्स। ठीक है, ये दो टर्म है, इनको अच्छे से देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो मैंने क्या कहा कि 1861 तक जो है वो क्या करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटेन कह सकते हो आप। ठीक है, ब्रिटेन जो है वो कॉटन को सप्लाई करवाएगा अमेरिका से, तो अमेरिका से ही करवाता था कॉटन। अभी इंडिया अभी तक जो है वो सप्लायर नहीं बना था। लेकिन क्या होता है, 1861 में अमेरिका में हो जाती है सिविल वॉर। क्या हो जाती है, 1861 में अमेरिका में हो जाती है सिविल वॉर, और सिविल वॉर के चलते जो है वो ब्रिटेन में कॉटन की डिमांड, कॉटन एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन डिक्रीज वेरी मच। तो ब्रिटेन में कॉटन की जो एक डिमांड थी ना वो डाउन हो जाती है। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन, ये जो यूएस था तो वो तो उसमें तो सिविल वॉर छिड़ गई थी, लोग कॉटन कहाँ से बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से कराएंगे, तो फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, शट डाउन हो गई थी, जो कंपनीज थी वो शट डाउन हो गई थी, सारे लोग, सिविल वॉर चल रही थी तो उसमें बिजी थे, मतलब उसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इसके चलते अमेरिका ने ब्रिटेन को कॉटन देने से मना कर दिया, क्योंकि जब वहां पर कॉटन हो ही नहीं रही है, काम ही नहीं हो रहा है, तो इस सिचुएशन में अमेरिका की तरफ से सप्लाई बंद हो जाती है। अब वो पूरा का पूरा एक तरीके से 1861 के बाद से, 1861 के बाद से कॉटन का सप्लायर कौन हो जाएगा, इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के इस तरीके से अच्छे दिन आ जाएंगे। ठीक है, अब अच्छे दिन कैसे, मैंने बोला अच्छे दिन ऐसे बोला कि इंडियन जो मर्चेंट होंगे ना, इंडियन मर्चेंट्स होंगे, अब उनको लगेगा कि यार हम अच्छा खासा अब अपना पैसा धंधा कमा सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, फार्मर्स से कॉटन लेंगे और इस तरह से वो कॉटन सप्लाई करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ब्रिटेन में उसको भेजेगा। अब ज्यादा कॉटन ग्रो होगी इंडिया के अंदर, ज्यादा कॉटन ग्रो होंगी तो किसानों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, मर्चेंट को भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी। तो अभी जो फार्मर्स होंगे, मर्चेंट होंगे, ये बाहर से, यानी कि जो मनी लेंडर्स होंगे, दीकू
डाकूज होंगे उनसे पैसा उधार लेंगे कि भाई अब तो हमारा काम चल पड़ा है तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। अगर मैं तुमसे 10 रुपए ले रहा हूँ, 100 रुपए ले रहा हूँ, तो चलो मैं तुम्हें 105 रुपए, 101 रुपए दे दूंगा, ठीक है, शगुन नहीं होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें 1 रुपया और ज्यादा बढ़ा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अब तो मेरे अच्छे दिन आ गए, है ना। तो अच्छे दिन कैसे बोले कि अब उनको लग रहा था, कहीं ना कहीं ये होप थी कि अब उनको काम मिलने लगा है, तो काम मिलने की वजह से अब उनके अच्छे दिन आ गए, मतलब उनकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है। तो उन्होंने मार्केट से पैसा उठा लिया। लेकिन क्या पता था कि 1865 में जब सिविल वॉर एंड हो जाएगी, फिर से कॉटन का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वापस से किसके पास आ जाएगा? अमेरिका के पास। और जो मर्चेंट ने, जो फार्मर्स ने, जो मनी लैंडर से, डिकूज से जो पैसा लिया था, वो क्या करेंगे? लाओ मेरा पैसा, क्योंकि वो भी तो अब धीरे धीरे लॉस में आ रहे थे ना, हमें पैसे चाहिए चाहे कुछ भी हो। तो ये पैसा उनसे कैसे लिया गया? फार्मर से, किसानों से उनकी जमीन जब्त करवा ली गई, उससे उनको पैसा, मतलब उन्होंने अपना नुकसान की भरपाई कर ली। मर्चेंट से बोला जाएगा कैसे भी करके हमारे पैसे वापस दो। मर्चेंट के पास जमीन होगी तो वो उनको गिरवी कर देगा, उनके पास जो भी होगी वो उनको वहां रख दे देगा, क्योंकि उतारना था उनका। तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि वो सिचुएशन ना फिर से वही आ जाएगी। दस द मर्चेंट, साहूकार एंड द मनी लेंडर्स वर नॉट एक्सटेंडेड क्रेडिट टू द पेजेंट एंड इंस्टेड दे डिमांडेड रीपेमेंट ऑफ द डेब्ट। तो जिनसे पैसा लिया जाएगा उनको रीपे भी तो करना होगा ना, वो पैसे अपने मांगने लगे। एट द सेम टाइम रेवेन्यू डिमांड वाज आल्सो इंक्रीज। और उसी टाइम में, एक तो ये सिचुएशन चल रही है और उसी टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने और दाल में तड़का लगा दिया, मतलब कि आग में घी का काम कर दिया। रेवेन्यू जो 50% था उसको बढ़ा करके 100% कर दिया, ठीक है। और लो जी, राइट। तो दे टैकल the experience of the injustice of the peasants. To tackle this problem, British 1859 passed the limitation law. इस तरह की सिचुएशन को टैकल करने के लिए अब वो एक और लॉ पास करेंगे, एक और कानून बनाएंगे। उस कानून का नाम होगा, उस लॉ का नाम होगा लिमिटेशन लॉ। इस लिमिटेशन लॉ में, जो कि 1859 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाया था, इसमें क्या होगा कि 3 साल के लिए ना वो चीज फिक्स कर दी जाएगी। मतलब कि अगर किसी फार्मर्स के पास पैसे नहीं है, 3 साल में लौटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। मर्चेंट को लौटाने थे 3 साल में लौटा देना। 3 साल में क्यों? हो सकता है कि मेरी प्रोडक्शन अच्छी हो जाए, मैं अच्छा, मेरे खेतों में अनाज हो जाए, तो मैं उसको सेल करके तुम्हारा एक ही महीने में, एक ही साल में पैसा उतार दूं, तो मैं तीन साल में क्यों आपको इंटरेस्ट दूं? तो एक ऐसा कानून पास किया गया जिसमें 3 साल तक मनी लेंडर्स को इंटरेस्ट देना था। मतलब मनी लेंडर के पास इंटरेस्ट आएगा, किसकी तरफ से? फार्मर्स की तरफ से। फार्मर कहेगा कि तुम हमें पैसे दे दो, लेकिन पैसे कब दिए जाएंगे? भाई तुम 3 साल के लिए अगर तुम मुझे इंटरेस्ट देते रहोगे तब तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अदरवाइज तो तुम अपने घर से ही, मैं अपने घर से ही। क्यों? अब वो बेचारे, उनको क्या करते, मरते क्या ना करते, अब वो उनको पैसे लेने पड़े और 3 साल तक वो बेचारे इंटरेस्ट देते रहे। और कई बार ऐसा भी होता था, किसी मंथ वो अगर इंटरेस्ट नहीं दे पाते थे और फिर वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कर करके वो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता था। यानी कि जितना प्रिंसिपल होता था, अमाउंट होता था, उससे भी डबल ट्रिपल हो जाता था। तो कहने का मतलब हर तरीके से, बहुत बुरी तरीके से उनकी कंडीशन जो है वो कर दी गई थी। तो the principal amount interest was charged on it in petition to Deccan Rayot Commission। रैयत क्या करेंगे? अब ये जो पिटिशन होगी, याचिका होगी, इसी को ही किया जाएगा, क्योंकि पीजेंट्स के ऊपर ये लगाया गया था ना, इम्पोज किया गया था। कौन सा? ये जो लिमिटेशन लॉ था। अब इन्हीं की याचिकाएं, इन्हीं के ही जो वर्डिंग्स होंगी, या इनकी जो एक तरीके से रिक्वेस्ट होगी, या फिर वो इनके साथ में जो भी कंडीशन रही होगी, इन्हीं को ही 5th रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। तभी वो इतनी बड़ी रिपोर्ट बनी थी। The Deccan Rayot Commission and its report. Government of Bombay set up the commission to investigate the riots in Deccan। तो रैयत की कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बॉम्बे गवर्नमेंट ने एक कमीशन सेटअप किया। द कमीशन हेल्ड इंक्वायरीज इन डिस्ट्रिक्ट वेयर द रैयत स्प्रेड। अब कमीशन जो है वो लोगों से पूछते थे, वर्बली पूछते थे, उनके जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट थी, ठीक है, रैयत की, तो वो रिकॉर्ड करेंगे। साहूकार और जो आई विटनेस थे, जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, वो सारी बातें बताएंगे। किनको? इन इन्वेस्टिगेटर्स को बताएंगे। कंपाइल द डाटा, फिर इसके ऊपर एक पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी, डाटा तैयार किया जाएगा। फिर उसको कंपाइल करके डेट ऑन द रेवेन्यू रेट, इंटरेस्ट रेट, डिफरेंट रीजन। तो इसमें क्या पता चलेगा कि अलग अलग जगहों पर ना अलग अलग रेवेन्यू रेट थे, इंटरेस्ट रेट थे, कि किसी एरिया में इंटरेस्ट इतना था,
मनी लेंडर इतना इंटरेस्ट लिया करता था, तो दूसरे एरिया में मनी लेंडर इतना इंटरेस्ट लिया करता था। तो अलग अलग जगहों पर मनी लेंडर के अलग अलग इंटरेस्ट का पैसा होता था। डिफरेंट रीजन एंड कलेक्टेड द रिपोर्ट सेंट बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अभी जो इन्वेस्टिगेटर होंगे सारी रिपोर्ट बना करके किसको दे देंगे, रिपोर्ट देंगे कलेक्टर्स को। रिपोर्ट ऑफ द कमीशन वाज टेबल, और इस तरह की रिपोर्ट को कब किया जाएगा, 1878 में इसको रिपोर्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में के टेबल पर रखा जाएगा, और फिर पता लगेगा कि हाँ इस तरह की सिचुएशन थी, और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके ऊपर इतनी ज़्यादा उनकी लाइफ को मिजरेबल बना दिया था, दुखी कर दिया था, इतना ज़्यादा उनको परेशान किया था कि वाकई में ये उनके तरफ से ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक बहुत ही कहते हैं ना कि बुरा काम था उनके लिए। एक ऐसा काम था जिन्होंने दूसरों की लाइफ को, मतलब अपनी लाइफ सुधारने के लिए, अपना जीवन अच्छा करने के लिए उन्होंने दूसरों के जीवन को दांव पर लगा दिया और उनको मरने पर मजबूर कर दिया। तो इसी तरह की एक्टिविटीज़ को बंद करने के लिए अब आगे ब्रिटिश पार्लियामेंट अब ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ पर लगाम लगाएगी, है ना। और लगाम कैसे लगाएगी वो आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर, फटाफट से मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है और इसको लाइक करना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम करेंगे इसी से कनेक्टेड करेंगे, रिबेल्स एंड राज, जिसमें 1857 का रिवोल्ट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय।